बताइएगा क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राधे 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 राधे, राम 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 राम, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, जयराम जी की जयराम जी की जयराम जी की। ओके जी, तक दे फटे, नप दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम तो दिल्ली। चलो जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, आ गए सभी? चलो आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं, आ जाने दीजिए सभी को। बाकी जो आ गए हैं वो यहाँ पर ये जो लिखा है इस पर जरा फोकस कर लें ताकि ये चीज याद रहे आपको। कल आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास होगी 4 बजे, ठीक है? जो आ गए हैं वो देख लीजिए कि कल आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी बेटा, 4 बजे आपकी क्लास होगी केमिस्ट्री की, याद रखिएगा। हाँ जी, ठीक हो आप? बिल्कुल बढ़िया, तंदुरुस्त हैं? कल भी बढ़िया थे? बिल्कुल बढ़िया बेटा, तंदुरुस्त है, बढ़िया खा पी रहे हैं, सही चल रहा है मामला, बस आप भी बढ़िया रहो। ठीक है, चलो। सो कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, ये हमारा अध्याय चल रहा था। आज थोड़ी सी लंबी क्लास लेते हैं, थोड़ी देर तक क्लास चलेगी आज, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा चीजें आज कवर करेंगे, पढ़ाई करेंगे ढेर सारी, ठीक है? स्टार्ट करें? नहीं, बायो की नहीं होगी, कल केमिस्ट्री की थोड़ी लंबी क्लास होगी, ठीक है? और मंडे को आपकी बैकलॉग सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। मंडे को क्या होगी बेटा? जो बैकलॉग है वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और ए प्लस बैच जो है वो बनाया जाएगा, मंडे को बताया जाएगा। ए प्लस टॉप बैच जो है वो बना दिया जाएगा, जिसमें वो बच्चे जिनके 500 से ज्यादा मार्क्स आए थे जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था उस बैच में रखा जाएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। साफ साफ बता देता हूं, इसमें कोई वो नहीं है, सीधी सी बात है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वापस से सुन लीजिएगा। कल केमिस्ट्री की क्लास होगी 4 बजे, डन। बायो की क्लास कल नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है? ठीक है, कल बायो की क्लास नहीं होगी, केमिस्ट्री की क्लास होगी 4 बजे, ठीक है? दूसरा, मंडे से कौन सी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी? आपकी बैकलॉग सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से बैकलॉग सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। कल जो है सर जब क्लास लेंगे 4 बजे तो आपको बता देंगे कि बैकलॉग सीरीज कितने बजे होगी। पहली बात, बैकलॉग सीरीज होगी फास्ट होगी, जिसमें अब तक जो भी पढ़ाया मैंने सर ने वो सारा का सारा कवर कराया जाएगा। 12 बजे होगी बेसिकली, मोस्ट प्रोबेबली टाइम जो रहेगा 12 बजे रहेगा दिन में, ठीक है? उसके अलावा ए प्लस टॉप बैच जो बनाया जाएगा उसमें अभी उन बच्चों को रखा जाएगा जिनके 500 से ज्यादा मार्क्स आए थे, जो पिछला संडे को टेस्ट, इस संडे को नहीं, जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था ना, पार्ट टेस्ट हुआ था, फर्स्ट पार्ट टेस्ट हुआ था, जिनके 500 से ज्यादा मार्क्स आए थे उनको इस बैच में रखा जाएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है? अब बात ये होगी कि अब जब नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें जो 500 से ज्यादा लाएगा, ये क्राइटेरिया हम फिक्स करेंगे, 500 ही रखेंगे ना अभी तो, उससे ज्यादा जो लाएगा उसके इस बैच में रखा जाएगा और इस बैच में जो है, और अगर उसके 500 से कमाएंगे तो वो निकल जाएगा, जो जिसके 500 से ज्यादा आएंगे वो इस बैच में रहेगा, ठीक है? हाँ जी, डन, क्लियर, सीधी सी बात है, कोई इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। सर हमको रख लीजिए, हमको रख लीजिए, ऐसा कोई वो नहीं चल रहा है यहाँ पर, हमको रख लीजिए, 500 से ज्यादा मार्क्स लाइए, इस बैच में आइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, डन, खत्म, ठीक? हाँ सर हमारे 659, अरे भाई मैंने बोल दिया जिनके 500 से ज्यादा आए हैं वो इस बैच में रहेंगे, मैं खुद और केमिस्ट्री वाले सर, फिजिक्स वाले सर उनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर क्यों सर 500 से जिनके कम मार्क्स हैं उनको क्यों नहीं रखा जाएगा? अरे भाई लाओ ज्यादा, मैंने थोड़ा ना क्या 500 से ज्यादा लेकर आइए इस बैच में, रुकिए, खत्म, ठीक है? ठीक है, कैसे पता चलेगा? आपको पता नहीं चलेगा, आपकी क्लासेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी ए प्लस बैच में, आपको बता दिया जाएगा इस दिन इस बैच में इस टाइम पर इस सब्जेक्ट के ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते बेटा, हमारा किसी को कोई प्रॉब्लम? सर हम लोगों को नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, जिनके 500 से कम उनको क्यों कराएंगे भाई? उनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्यों करेंगे भाई? तुम इस बैच में आओ, आओ है दम, इस बैच में आओ, 500 से ज्यादा मार्क्स लेकर आओ, जो टेस्ट होंगे आपको रखा जाएगा, किसने मना किया? ठीक है, चलो आइए। सो चैप्टर हमारा चल रहा था कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, ये मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। मैंने कल आपको जहां पर छोड़ा था मैंने आपको बताया था कि आज जब मैं आऊंगा तो मैं आपको क्या बताऊंगा सबसे पहले इस चैप्टर में। याद करिए, कल मैंने जब मैंने क्लास छोड़ी थी क्या बोला था कि कल जब मैं आऊंगा इस चैप्टर में हम पहले क्या पढ़ेंगे? सर पहले पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं पढ़ाऊंगा चेक पॉइंट्स, फिर हम स्टार्ट करेंगे समसूत्री विभाजन, है ना? यही बोला था ना? तो आइए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी दे रखी है आपकी, ठीक है? आप चाहें तो यहां पर अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, आपके पास खुद के पास अगर एनसीईआरटी की बुक रखी हुई है तो आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए फटाफट और एनसीईआरटी खोलने के बाद मेरे साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? मेरे साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अध्याय है 10वां, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, जिसमें एनसीईआरटी क्या बोल रही है मैं जूम कर दिया है, जूम करके एक एक करके फटाफट देखते जाते हैं, जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा हाईलाइट करते जाइएगा मेरे साथ। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है? क्या इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत? आपके जीवन की शुरुआत, मेरे जीवन की शुरुआत किससे हुई है? एक कोशिका से, जिसका नाम क्या है? युग्मनज, खत्म। चलो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। क्या आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आपके अंदर इतनी हजारों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं और आपके जीवन की शुरुआत किससे हुई थी? एक कोशिका से। ये कैसे हो गया कि भाई एक बहुकोशिकीय जीव जो है वो सिंगल कोशिका से कैसे बन गया? सीधी सी बात है, वो सिंगल कोशिका ने क्या किया होगा? विभाजन। फिर छोटी कोशिका बनी होगी संतति कोशिका, हाँ सर। फिर संतति कोशिका ने क्या किया होगा? वृद्धि। फिर वृद्धि के बाद फिर विभाजन, फिर वृद्धि, विभाजन, वृद्धि, विभाजन, वृद्धि, विभाजन, वृद्धि, ऐसे करते 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 क्या बन गया? एक बहुकोशिकीय जीव बन गया या नहीं बन गया? बोल, इतनी सी बात को समझ में आई या नहीं आई? इतनी सी बात, ये चीज यहां पर लिखी हुई है कि भैया तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे क्या कि भैया ऐसा जीव, तुम आश्चर्यचकित हो सकते हो। इसको हटाते हैं, दिखाई दे रहा है यहां से लिखा हुआ, आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण हुआ। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। वृद्धि में जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। भैया एक कोशिका ने विभाजन किया, विभाजन करके दो संतति कोशिका का निर्माण कर दिया, हासिल कर दिया, है ना? अब फिर उसके बाद क्या आएगा? ये नई निर्मित संतति कोशिकाएं, नवनिर्मित मींस जो नई कोशिकाएं बनी है, ये स्वयं वृद्धि करेंगी, फिर विभाजन करती हैं, फिर विभाजन, वृद्धि, विभाजन, वृद्धि, और इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद नई कोशिका का निर्माण करती है, फिर नई कोशिका बनेगी। तो दूसरे शब्दों में, अब बोल रहा है दूसरे शब्द में सुन कि इस प्रकार वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती है। मेरे भाई इस पूरे पैराग्राफ में एक सिंपल सा कांसेप्ट दे रखा था, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई सुनो, हम सभी के जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई है। अब तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी सेल है, फिर वो सिंगल सेल से कैसे तुम बन गए? तो उसने बाद में बताया कि भाई देखो ऐसी बात है, वो जो सिंगल सेल थी, वो जो जनक कोशिका थी, उसने विभाजन किया, संतति कोशिका बनी, फिर वो संतति कोशिका ने क्या की? वृद्धि करी, वृद्धि करने के बाद फिर वो खुद कैसी होगी? जनक होगी, फिर उसने विभाजन किया। अब ऐसे लगातार 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 चलता जाएगा तो इससे कई लाख कोशिकाएं बन जाएंगी और किसका निर्माण हो जाएगा? जीव का निर्माण हो जाएगा। बोल मेरे भाई, क्या इतनी सी बात को समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं थी? यहां से यहां तक की लाइनों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कल भी कई बच्चों ने बोला था सर ये कई बच्चे हैं टाइम वेस्ट करते हैं, फालतू के प्रश्न पूछते हैं। आई नो, सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई है? हां सर, चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? कोशिका चक्र के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आने वाला है। पहले मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, फिर उसके बाद इसको हम आगे देखते हैं। देख बेटा, एक है एकल कोशिकीय जीव, एकल कोशिकीय जीव, और एक है बहुकोशिकीय जीव। एक है एकल कोशिकीय जीव और एक है बहुकोशिकीय जीव, ठीक है?
हम कैसे हैं? सोच, हम एक जीव हैं। हाँ सर। कैसे हैं? एक कोशिका से बने होंगे बहुत सारी कोशिका मेरे शरीर में, मेरा शरीर किससे बना हुआ? बहुत सारी कोशिका से। तो हम क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। जैसे मानव लिख देता हूं। हाँ सर, मानव। एकल कोशिकीय जीव का उदाहरण सर सिंपल अमीबा, यही पढ़ते आ रहे 10th क्लास से, अमीबा। ठीक है जनाब, ओके। अब आप मुझे बताइएगा, ये अमीबा है और ये मैं हूं। ले मेरे भाई, हंसता खिलखिलाता हुआ, ठीक है। अब मुझे बता, ये मैं हूं, ये अमीबा है, ये एक कोशिका है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब आप मुझे बताइएगा, अगर ये विभाजन करती है, कौन? ये अमीबा ने क्या किया? विभाजन किया, यानी ये दो अमीबा बना दिए। क्या यहां पर विभाजन हुआ? हाँ सर। क्या मेरी त्वचा की कोशिका विभाजन कर रही है? हाँ सर। हमारी कोशिका भी क्या करती है सर? विभाजन करती है। हमारे अंदर कोशिका विभाजन होता है। हाँ सर, कोशिका विभाजन होता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यहां पर जब विभाजन हो रहा है, यहां पर जब कोशिका का विभाजन हो रहा है गुरु, तो क्या इस कोशिका विभाजन को मैं जनन बोल सकता हूं? सोच, क्या यहां पर कोशिका विभाजन और जनन समान नहीं है? भाई ये जनक कोशिका थी, इससे पुत्री कोशिका बन गई, क्या ये जनन नहीं है? क्या यहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? प्रोड्यूस करना, नई संतति लाना। सोच, एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, क्या ये जनन नहीं है ना? क्या यहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा? हाँ सर, हो रहा है। क्या यहां पर नई नई संतति नहीं आ रही? नई संतान पैदा नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। तो एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं, उनके अंदर कोशिका विभाजन और जनन क्या होती है? एक दूसरे के समांतर प्रक्रिया होती है, एक दूसरे के पैरेलल प्रोसेस होती है। कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एकल कोशिकीय जीव ने क्या किया? जनन किया, तो आप बोलेंगे भैया उसने क्या किया? एक तरीके से विभाजन किया है। या अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एकल कोशिकीय जीव ने क्या किया? कोशिका विभाजन किया, इट मींस उसने जनन किया, यानी जनन और कोशिका विभाजन सेम मीनिंग रहेगा किसमें? एकल कोशिकीय जीव में। अब जरा सोच, अगर मेरी त्वचा की कोशिका अगर विभाजन कर रही है, तो क्या मैं बोलूंगा मैंने जनन कर लिया? सोच, अगर मेरी त्वचा की कोशिका अगर विभाजन कर रही है, तो क्या मैं बोलूंगा जनन कर लिया? सोच, बोलूंगा जनन कर लिया? नहीं। तो बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन और जनन दो अलग प्रक्रियाएं होती हैं, समांतर नहीं होती, एक दूसरे के पैरेलल प्रोसेस नहीं होती हैं। क्या इतना सा कंसेप्ट पल्ले पड़ गया? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई प्रश्न पूछेगा, जवाब दे देंगे। एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अगर उनमें सेल डिवीजन हो रहा है, इट मींस वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अगर उनके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। डन, चल आगे बढ़ते बढ़ते हमारे एनसीईआरटी पर आते हैं। फटाफट से एनसीईआरटी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए, हेडिंग डाल रखी थी क्या? कोशिका चक्र। साफ साफ लिखो, कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हाँ जी बिल्कुल, बिना कोशिका विभाजन के तो कैसे काम चलेगा? महत्वपूर्ण। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। जरा सोचिए, कोशिका विभाजन जब होता है तो उस दौरान क्या कोशिका वृद्धि करेगी? हाँ सर। और वृद्धि के दौरान कहीं ना कहीं डीएनए की प्रतिकृति कर रही है। हाँ सर। तुम सोचो, डीएनए की प्रतिकृति क्यों करी? सोचो, एक कोशिका ने डीएनए की प्रतिकृति क्यों करी? ये मैं आपको पहले भी कंसेप्ट बता चुका हूं। अगर एक कोशिका में डीएनए की प्रतिकृति ना होती, अगर 2C से वो 4C ना बनता, तो अगली पुत्री कोशिका में 2C कैसे जाता? सोच, अगर किसी कोशिका में सिर्फ 2C है और अगली दोनों कोशिकाओं में 2C जाना है, तो कैसे जाएगा? जब हम 2C से क्या करेंगे? मात्रा को बढ़ाएंगे, 4C करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? वापस से सुन, क्या बोला मैंने बोला अगर ये कोशिका है जिसके अंदर मात्रा जो है डीएनए की 2C है, और इससे मैं दो कोशिका बनाना चाहता हूं, इसमें भी 2C जाए, इसमें भी 2C जाए। अब मुझे बता, मात्रा की बात कर रहा हूं, गुणसूत्र की संख्या की बात नहीं कर रहा। ध्यान देने वाली बात है, यहां पर मात्रा 2C है, इसमें भी 2C जाए, इसमें भी 2C जाए। ये कब पॉसिबल होगा? जब मैं इस 2C को दुगना करूंगा, मात्रा को दुगना करूंगा। 2C से कितना करूंगा सर? 4C करूंगा। तब इस 4C में से आधा इधर गया, आधा इधर गया, है ना? समझ में आया? तो इतना सा कंसेप्ट समझ में आया कि आपको एक कोशिका को वृद्धि करने के दौरान उसके डीएनए की क्या करानी पड़ेगी? प्रतिकृति करानी पड़ेगी, रेप्लिकेशन कराना पड़ेगा, ताकि मात्रा क्या हो जाए? दुगनी हो जाए, ताकि आधी मात्रा इधर जाए, आधी मात्रा इधर जाए। क्लियर? तो ये चीज लिखी हुई है क्या कि भैया एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। गुरु याद रखना, ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका का विभाजन, डीएनए की प्रतिकृति, कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ संयोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है, वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम जाता है। क्या कि भैया ये जो प्रोसेस जो हो रही थी ना, कौन सी सर? कौन सी प्रोसेस हो रही थी कि कोशिका के अंदर कोशिका वृद्धि भी करे, डीएनए की प्रतिकृति भी हो, कोशिका का विभाजन भी हो, कुछ इस तरीके से हो रहा है कि बराबर मात्रा इन दोनों के पास पहुंचे। कि भैया ये ऐसे वृद्धि करे कि आधे माइटोकॉन्ड्रिया इधर, आधे इधर, आधे लेन का इधर, आधे लेन का इधर, आधा डीएनए की मात्रा इधर, आधे डीएनए की मात्रा इधर। तो ये पूरा एक क्रम में होगा कि नहीं होगा? ये पूरा एक सीक्वेंस में प्रोसेस होगा या नहीं होगा? ये पूरा एक क्रमित योजनात्मक प्रक्रिया है, एक योजना के तहत हो रही है। ये लाइन ये बताना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर यहां से यहां तक कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट तो सिर्फ इतना सा था यहां से यहां तक, वो ये कि मेरे भाई कोशिका चक्र जो था, कोशिका का जो जीवन काल जो है, उसमें मेन दो इवेंट है। एक है क्या? कोशिका की वृद्धि कराना, डीएनए की प्रतिकृति कराना। क्यों कराना? ताकि वो जो जीनोम जो है ना, ताकि वो जो जीन्स जो है, ताकि वो जो डीएनए जो है वो बराबर मात्रा में दोनों में जा सके। ये थी लाइन। ठीक है सर, पांचवी लाइन समझ में नहीं है। इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। सोच, अगर डीएनए की प्रतिकृति ना होती तो कोशिका विभाजन सही होता, कोशिका की वृद्धि ना होती तो कोशिका विभाजन सही से संपन्न होता, कोशिका के अंदर प्रोटीन्स ना बनते, कोशिका के अंदर आरएनए ना बनते, कोशिका की वृद्धि ना होती, डीएनए की प्रतिकृति ना होती, क्या संतति कोशिकाओं में पैतृक कोशिका वाला यानी जनक कोशिका वाला अमाउंट डीएनए का जाता? सोच, नहीं जाता ना। तो ये प्रोसेस एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है? एक दूसरे के साथ संयोजित है या नहीं है? हाँ सर, डीएनए की प्रतिकृति कराना, कोशिका की वृद्धि कराना, कोशिका का विभाजन कराना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर ये प्रॉपर्ली नहीं होंगी, सीधे सीधे शब्दों में, अगर ये प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं होंगी, ढंग से नहीं होंगी, तो सोच एक जनक कोशिका से जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, क्या वो जनक कोशिकाओं में जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो पुत्री कोशिकाओं में जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर्ली जा पाएगा? नहीं ना। तो ये सारी प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि नहीं हुई है? ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर पैतृक क्या होता है? बेटा पैतृक अगर वर्ड समझ में नहीं आया तो जनक कर लेना। जनक मींस पेरेंट। अब ये मत पूछना सर पेरेंट क्या होता है। ये एक कोशिका है जिससे ये दो कोशिका बनी, तो ये डॉटर सेल कहलाएंगी और ये मदर सेल कहलाएगी। डन, पेरेंट सेल कहलाएगी। ठीक है सर, जीनोम क्या होता है? तुम्हारे कान के नीचे बजाएंगे। हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, घटनाओं का वह अनुक्रम। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने पढ़नी है। घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है, जीनोम ऑलरेडी बता चुका हूं। वह अन्य संगठनों का संश्लेषण करती है, आरएनए का, प्रोटीन्स का, कोशिका अंगकों का। क्या संगठक मींस जो कोशिका का निर्माण कर रहे हैं, उनका संश्लेषण करती है। तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसे कोशिका चक्र कहते हैं। बता किसको हिंदी की लाइनें समझ में नहीं आएंगी?
कि भैया कोशिका चक्र क्या है। अगर तुम 11वीं कक्षा में हो या 12वीं कक्षा में हो या ड्रॉपर भी हो तो तुमसे अगर कोशिका चक्र के बारे में कोई पूछ ले, सेल साइकिल के बारे में कोई पूछ ले, अकॉर्डिंग टू यू सेल साइकिल क्या है, एक कोशिका का चक्र क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे कि कोशिका चक्र वो घटनाएं हैं जो एक कोशिका के जीवन काल में हो रही हैं। तुमने कहा कौन सी घटनाएं, मैंने कहा वो घटनाएं जो एक क्रम में हो रही हैं, वो घटनाएं जो एक क्रम में हो रही हैं, जिसमें क्या हो रहा है, एक कोशिका का जो जीनोम जो था, कोशिका के अंदर डीएनए की जो मात्रा थी वो बढ़ रही है, दुगनी हो रही है डीएनए की मात्रा, और कोशिका के जो घटक है, जो उसके कोशिकांग है, वो संश्लेषित हो रहे हैं, निर्मित हो रहे हैं। उसके बाद कोशिका विभाजन करती है, नई कोशिका बनाती है, ये क्या कहलाता है, कोशिका चक्र कहलाता है। अब नूर फातिमा बोले सर संगठक क्या होते हैं, बताओ इनको संगठक समझ में नहीं आ रहा। अरे घटक, तुम्हारा निर्माण किसने किया है, सोचिए रूम का संगठक, यार ये दीवार का संगठक कौन है जो उसका निर्माण करेगा, दीवार का संगठन, अरे तुम्हारी पिट्टी कर देंगे। संगठक का मतलब जिस चीज का निर्माण करता है, हाँ जी, दीवार का संगठक कौन होता है, ईंट होती है, तो दीवार का संगठन किसने किया, ईंटों ने। तो कोशिका का संगठक क्या होगा, जो कोशिका का निर्माण कर रहा है, कोशिका के भाग, क्या यार भोंदू है बिल्कुल। नेक्स्ट, यद्यपि कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। यहां तक सर लाइन समझ में नहीं, आखिरी वाली लास्ट वाली लाइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे पैराग्राफ में। ये वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है कोशिका वृद्धि, कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया, सतत मींस रेगुलर प्रोसेस। ऐसे नहीं है कि कोशिका ने वृद्धि करी फिर रुक गई कि चलो थोड़ी देर के बाद वृद्धि करूंगी, नहीं, कोशिका वृद्धि लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। अब उस कोशिका वृद्धि के दौरान एक पर्टिकुलर एक फेज आती है, एक अवस्था आती है जिसमें डीएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है, और वो तुम जानते हो कौन सी अवस्था है, ऐसी अवस्था है। क्या ये लाइन तुमको समझ में आई? वापस से सुन, तेरे से नीट में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तेरे से प्रश्न पूछा जाएगा, बता मेरे भाई अंतरावस्था सतत है, असतत है, दोनों है या कुछ नहीं है, बता आंसर। अंतरावस्था सतत प्रक्रिया होती है, असतत होती है, कैसी होती है, सोच। यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ उस पर फोकस कर, दिमाग चला। हर कोई टीचर, हर कोई, मैं भी इनफैक्ट यही बोलता हूं, क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, लेकिन दिमाग घुमाना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि लाइन नोट करनी आएगी ना, कुछ दिमाग को बुद्धि भी तो चलानी पड़ेगी ना। सोच यहां पर क्या लिखा हुआ है, सोच यहां पर लिखा हुआ है कि कोशिका वृद्धि, सोच कोशिका वृद्धि कौन सी अवस्था में हुई थी, तो पढ़ चुका है अंतरावस्था में, है ना। तो कोशिका वृद्धि मींस अंतरावस्था, है ना, एक सतत प्रक्रिया, सतत का मतलब रेगुलर, सतत मींस रेगुलर, सतत का मतलब क्या है यहां पर, रेगुलर, रेगुलर, लगातार, ठीक है। सतत प्रक्रिया है कौन, आपकी अंतरावस्था कोशिका वृद्धि, जिसमें डीएनए का संश्लेषण एक विशेष अवस्था में होता है, और वो विशेष अवस्था तुम जानते हो। रेगुलर, कंटीन्यूअस बोल दीजिए, रेगुलर बोल दीजिए, लगातार बोल दीजिए, कई बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं इंग्लिश के। मीनिंग समझ में आया तेरे को सतत का? फील आया यहां पर क्या कि अंतरावस्था ऐसा नहीं है कि जीवन हो गई फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद रुकने के बाद फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, नहीं, लगातार चल रही है जीवन, SG2M, लगातार चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, और इस लगातार चलने वाली प्रोसेस में डीएनए का संश्लेषण एक विशेष अवस्था में होता है, जिसका नाम तुम जानते हो, कौन सी वो विशेष अवस्था, ऐसा अवस्था, ये तुम जानते हो। डन, आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती है। अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगा, कोशिका विभाजन हो रहा है, ये कोशिका जिसमें 2C था, मात्रा, डीएनए की मात्रा कितनी है, 2C है, और इससे मैं 2 कोशिका बनाना चाहता हूं, इसमें भी 2C डालना चाहता हूं, इसमें भी 2C डालना चाहता हूं, तो मुझे एक विभाजन करने के लिए क्या जो प्रतिकृति जो करनी पड़ेगी, डीएनए की जो प्रतिकृति करनी पड़ेगी, क्या वो नॉर्मल हो जाएगी या वो जटिल प्रक्रिया होगी? सोच, क्या वो नॉर्मल प्रक्रिया, रेप्लिकेशन, ले भाई आज रेप्लिकेशन करा दिया, आज रेप्लिकेशन करा दिया, अरे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, बहुत जटिल प्रोसेस होती है, कौन सी, डीएनए की रेप्लिकेशन। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप में डीएनए का रेप्लिकेशन करा दिया, कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे। तो डीएनए की रेप्लिकेशन एक क्रम में होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। क्यों कर रहे हैं हमेशा, क्यों किया हमने डीएनए का रेप्लिकेशन, क्यों हम 2C से 4C कर रहे हैं, कितनी बार बता दिया तेरे को, 2C से 4C क्यों कर रहे हैं, ताकि बराबर वितरण हो, ताकि बराबर भागों में बट जाए, ताकि उनका वितरण, वितरित मतलब वितरण यानी डिवीजन यानी बांटना बराबर हो, एक नियंत्रित तरीके से हो। ये लाइन लिखी हुई है, हाँ जी सर, यहां गुणसूत्र को लिखा है, भोंदू लाल डीएनए ही तो गुणसूत्र बनाता है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कोशिका चक्र की अवस्था, ये तुम अच्छे तरीके से जानते हो कोशिका चक्र की कौन-कौन सी अवस्थाएं थी। एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संदर्भ में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे अंदर हमारी कोशिका का जीवन चक्र वो कितने घंटे का, 24 घंटे का, ये तुम जानते हो। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे एवं कोशिका से दूसरी कोशिका के बदल सकती है, मतलब कि जरूरी नहीं है हर कोशिका का जीवन काल 24 घंटे का हो, अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग। जैसे दूसरा उदाहरण मेरा यीस्ट का, यीस्ट में कितना है, 90 मिनट का है। आज एक बालिका ने क्वेश्चन भेजा, व्हाट्सएप पर भेजा, पता नहीं टेलीग्राम पर, सर ये खीमर क्या होता है, खीमर, उसने इंग्लिश में लिखा खीमीर, ये खीमीर क्या है, उसने कोई क्वेश्चन किया होगा और सुनकर उसको भी हंसी आएगी, उसने क्वेश्चन भेजा, उसने लिखा सर ये खीमीर क्या है, खीमीर। मैं भी टेंशन में आ गया, मैंने कहा यार ये खीर तो सुना है, खमीर तो सुना है, ये खीमीर क्या है, ये तो मैंने भी नहीं सुना। बाद में उससे पूछा कि क्वेश्चन क्या है, कौन सी कोशिका, खीमीर कोशिका कौन सी है, तो बाद में जब क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें खीमीर नहीं था, क्या था, खमीर था। और खमीर कौन होता है बेटा जी, याद रखना, यीस्ट को हम क्या बोलते हैं, खमीर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो बात जो थी यहां से यहां तक वो ये बता रखी थी दोस्त, इसको अगर तू पढ़ेगा आसानी से समझ में आ जाएगी। मैंने पूरा तेरे सामने पढ़ दिया क्या कि मेरे भाई कोशिका चक्र की अवस्थाएं पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अलग अलग कोशिकाओं का चक्र जो होता है, अलग अलग कोशिकाओं का जीवन काल जो होता है वो अलग अलग समय का होता है। जैसे मनुष्य की कोशिकाओं का जो जीवन काल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 24 घंटे। वही यीस्ट जो एक कवक है जो हम पढ़ चुके हैं उसका कितना है, 90 मिनट्स का है, 90 मिनट का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका चक्र को कितनी अवस्थाओं में बांटा था सर, 2 अवस्थाओं में बांटा था, कौन सी, अंतरावस्था इंटरफेज और एम्प्रावस्था सूत्री विभाजन अवस्था माइटोटिक फेज बोलते हैं। डन, चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर किसकी बात करी बेटा जी, यहां पर सीधी सी बात है अंतरावस्था की बात करेंगे। आइए क्या लिखा हुआ है, सूत्री विभाजन यानी एम अवस्था, एम फेज बोला हुआ है।
उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन होता है या समसूत्री विभाजन होता है। और अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रवस्थाओं के बीच की अवस्था को व्यक्त करती है। क्या मैंने तेरे को अंतरावस्था में पहला बिंदु बताया था? सोच, मैंने अंतरावस्था में पहला बिंदु तुमको यही बताया था दोस्त कि अंतरावस्था क्या होती है, दो एम अवस्थाओं के बीच होती है। पहला बिंदु बताया था। सूत्री एम अवस्था क्या थी जो आज हम पढ़ने वाले हैं? सूत्री विभाजन अवस्था कौन सी होती है? वो अवस्था होती है जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें माइटोसिस होता है। इतनी सी यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिकाओं का औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% से अधिक अवधि अंतरावस्था में व्यतीत होती है। किस बच्चे को लाइन समझ में नहीं आएगी? सोच, मैं तेरे को सारी चीजें बता चुका हूं। 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा वो एम अवस्था में गुजार रही है, यानी 23 घंटे वो किस अवस्था में गुजार रही है? अंतरावस्था में। यानी 95% पोर्शन कोशिका चक्र का कोशिका कौन सी अवस्था में गुजार रही है? सर अंतरावस्था में गुजार रही है। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक कह रहा है सर ये चित्र बता दीजिए, बता। इसको चित्र भी समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई जीवन, जीवन के बाद एस, एस के बाद G2, G2 के बाद M है। यहां पर G0 यहां पर थोड़ा सा गलत दे रखा है, यहां से निकल जाएगा G0 जीवन के बाद में। ये मत याद रखना, G0 एंड में निकलता है, जीवन के एंड में। जीवन में क्या हुआ था? क्या हो रहा है जीवन में? सर प्रिपरेशन फॉर डीएनए सिंथेसिस, यानी इस अवस्था में क्या प्रिपेयर किया जाता है कि अगली अवस्था में क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो यहां पर क्या हो रहा था? आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा था, कोशिकाओं का निर्माण होता है, सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एम प्रवस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य होता है, और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है। हां जी, ये वाली लाइन मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, क्योंकि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एम अवस्था पढ़ने वाले हैं। सोच, एम अवस्था का मतलब विभाजन, और मैंने तेरे को ये ऑलरेडी बता चुका हूं। एक कोशिका को अगर विभाजन करना है, ये कोशिका इसको विभाजन करना है, तो सबसे पहले क्या होगा? दिमाग लगा। एक कोशिका को अगर विभाजन करना है, एक कोशिका को अगर विभाजन करना है, राहुल यहां पर फोकस करें। कोशिका को अगर विभाजन करना है तो सबसे पहले क्या होगा? सो उसके कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा कि केंद्र का विभाजन होगा? सर केंद्र का विभाजन होगा। केंद्र के विभाजन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक विभाजन। तो जरा दिमाग लगाइए, कैरियोकाइनेसिस प्रथम अवस्था होगी किसकी? एम अवस्था की। फिर उसके बाद क्या होगा सर? साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, कोशिका द्रव्य को बांट देंगे। ये क्या कहलाएगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को हम क्या बोलेंगे सर? कोशिका द्रव्य विभाजन। तब आप मुझे बताइएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। क्या मैं एम अवस्था जो होती है, क्या उस एम अवस्था को दो चरणों में बांट सकता हूं? सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, सेकंड क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत? इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत कि भैया एम अवस्था का मतलब क्या था? विभाजन। विभाजन करना है, कोशिका से दो कोशिका बनानी है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? केंद्र का विभाजन, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन। और ये चीज हम सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज बेटा यहां पर लिखी हुई थी, यहां से यहां तक क्या? एम अवस्था का आरंभ। एम अवस्था का आरंभ कैसे होगा? केंद्र के विभाजन के साथ, जिसको तुमने क्या बोलते? कैरियोकाइनेसिस से होता है। ठीक है, जिसमें दो संतति कोशिका बनती है बराबर की, जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी, मात्रा आप जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन, यानी साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। अंतरावस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं। क्या तेरे को बताया था? नहीं बताया था? सोच, अंतरावस्था को विश्राम अवस्था बताया था, क्यों बताया था? सोच, अंतरावस्था को विश्राम अवस्था बोला था कि नहीं बोला था? हाँ सर बोला था। अंतरावस्था को विश्राम अवस्था क्यों बोला था? बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना? याद आ गया। बिल्कुल सही कहा स्नेहा कुमारी। क्यों बोला अंतरावस्था को? अंतरावस्था को विश्राम अवस्था क्यों बोला था? क्योंकि पुराने साइंटिस्ट ने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको इस अंतरावस्था में कुछ भी घटनाएं घटित होती हुई नहीं दिखाई दी थी। ऐसा लग रहा था कोशिका विश्राम कर लिया, इसलिए इनको क्या बोल दिया था? विश्राम अवस्था। तो अंतरावस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं। यह वह अवस्था होती है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। क्या कि ये वो अवस्था होगी जिसमें कोशिका वृद्धि कर रही है और डीएनए का क्या होने वाला है? प्रतिकृतिकरण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरावस्था को तीन अवस्थाओं में बांटा गया। सबसे पहला जीवन, फिर एस, फिर G2। जीवन का जरा नाम देख क्या लिखा हुआ है? पश्चेत सूत्री अंतरकाल अवस्था। पश्चेत सूत्री अंतरकाल अवस्था। क्या मैंने तेरे को कल दो नाम बताए थे? याद कर। देख यहां पर ये जो वर्ड दिया था, यहां पर ये वाला वर्ड किस हिसाब से दे रखा था? ये मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं। मैं अंतरकाल अवस्था, पश्चेत सूत्री अंतरकाल अवस्था। क्या मैंने तेरे को कल दो नाम बताए थे? याद कर। देख यहां पर ये जो वर्ड दिया था, यहां पर ये वाला वर्ड किस हिसाब से दे रखा था? ये मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं मेरे भाई। कल मैं तेरे को ऑलरेडी यहां पर ये दो वर्ड बता चुका था कि जीवन के बाद एस, एस के बाद G2, G2 के बाद M, फिर जीवन, फिर एस, फिर G2, फिर M। अब मैंने तेरे से कहा कि मेरे भाई बता कि यहां पर ये जो जीवन जो है ये एस से पहले आ रहा है, एम के बाद आ रहा है। अगर एम में अगर सूत्री विभाजन हो रहा है, सूत्री विभाजन हो रहा है, और यहां पर डीएनए संश्लेषण हो रहा है, तो मैं क्या नाम दूंगा? सिंपल सा कंसेप्ट था, बहुत सीधी सी बात थी। जीवन को मैं क्या बोलूंगा? डीएनए संश्लेषण से पहले की अवस्था या सूत्री विभाजन के बाद की अवस्था। खत्म, सिंपल। वापस से क्या बोला? जीवन को जीवन डीएनए संश्लेषण से पहले की अवस्था या सूत्री विभाजन के बाद की अवस्था। खत्म। ले मेरे भाई इधर G2, G2 पर फोकस कर। G2, G2 पर फोकस कर। G2 पर फोकस कर। अब इस कंडीशन में G2 को क्या बोलूंगा? G2 सूत्री विभाजन से पहले की अवस्था, डीएनए संश्लेषण के बाद की अवस्था। खत्म। ये ले भाई, सीधा तेरे सामने भाई, सीधा तेरे सामने कि भैया जीवन जो है एस से पहले है, एम के बाद है। G2 जो है एम से पहले है, एस के बाद है। ये सीधा सा दिमाग में फोकस करना है। बोलिए सर एम फेज तो ग्रोथ फेज गए। कौन है यार? सुमित कश्यप। एम फेज तो ग्रोथ फेज के बाद होगी ना? हाँ मेरे भाई, ये ग्रोथ है, फिर ये मल्टीप्लिकेशन है, फिर ये ग्रोथ है, फिर मल्टीप्लिकेशन है। चलो जी डन। आइए, सो पश्चेत सूत्री अंतरकाल अवस्था, जीवन अवस्था। इस अवस्था में क्या हो रहा था हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पश्चेत सूत्री अंतरकाल अवस्था यानी जीवन अवस्था समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतरकाल को प्रदर्शित करती है। जीवन अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, लगातार वृद्धि करती है, लेकिन इसमें डीएनए प्रतिकृति नहीं होती। तो जानता है डीएनए की प्रतिकृति कौन सी अवस्था में होती है? इस अवस्था में होती है। खत्म। बस इतना सा दे रखा था जीवन में। देख जीवन में मात्र इतनी सी बात दे रखी है, और यहीं से प्रश्न बनेगा, क्या जीवन में डीएनए का संश्लेषण होता है? नहीं। तो क्या होता है जीवन में? तूने ये पढ़ लिया कि सबसे ज्यादा सक्रिय, उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय, सबसे लंबी अवस्था। हम लोग कल पढ़ चुके थे ऑलरेडी, 11 घंटे में तेरे को बताया था। हमारी त्वचा की कोशिका या हमारी कोशिका। ठीक है, ठीक है। नूर मुस्तफा क्लास से बाहर निकाल दी जाओगे, यहाँ पर ध्यान से पढ़ लो। ठीक है डन, क्लियर है? ये कौन सी थी? जीवन अवस्था। अब इसके बाद कौन सी? एस अवस्था। एस अवस्था में क्या होता है? एस अवस्था को हमने संश्लेषण अवस्था बोला था। इस दौरान क्या होता है? डीएनए का निर्माण हो रहा था, प्रतिकृति हो रही थी। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या हो रहा था? डीएनए का निर्माण हो रहा था या डीएनए की प्रतिकृति हो रही थी, डीएनए की मात्रा दुगनी हो रही थी। ये चीज यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो हमने कल भी पढ़ी थी। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी होती है। क्या पढ़ा? डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। यदि डीएनए की मात्रा प्रारंभिक 2C है, कल बताया, डीएनए की मात्रा 2C है तो वह बढ़कर 4C हो जाती है।
डीएनए की मात्रा अगर 2C है तो वो क्या हो जाएगी 4C हो जाएगी। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बार बार पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज हो जाएगा। सिंपल, गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल डीएनए की मात्रा दुगनी हो रही थी, केवल डीएनए की मात्रा दुगनी हो रही थी। यदि जीवन अवस्था में कोशिका द्विगुणित है 2n है तो एस अवस्था में भी कैसी होगी, वो द्विगुणित होगी, और G2 अवस्था में भी कैसी होगी, वो द्विगुणित होगी। समझ में आया? अगर जीवन अवस्था में वो द्विगुणित है तो एस में भी द्विगुणित होगी और G2 में भी क्या होगी, द्विगुणित होगी। डन, क्लियर? हाँ जी सर, क्रोमोसोम गलत लिख दिया, हे भगवान मेरी मां। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राणी कोशिका में एस अवस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकरण होने लगता है। एस अवस्था में मैंने तेरे को तीन चीजें बताई थी। एस अवस्था में क्या क्या हो रहा था, डीएनए का रेप्लिकेशन। देख, तीन चीजें दिमाग में घोटकर पी जा। एस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन मींस डीएनए की मात्रा दुगनी हो रही है, क्रोमोसोम की संख्या वही है, पहला बिंदु। दूसरा, तारक केंद्र का द्विगुणन, कहां पर, कोशिका द्रव्य में। तीसरा, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण। तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकरण होता है, यानी डुप्लीकेशन होता है, याद रखना। हिस्टोन प्रोटीन यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्रीय विभाजन हेतु G2 अवस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। ये नहीं बताया कौन से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो G2 अवस्था में तुमको मैंने बताया था ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। डन, चलिए। अब इसके बाद यहां पर हमने G0 अवस्था के बारे में पढ़ा था। G0 अवस्था हमने पूरी यहां पर एनसीईआरटी कल पढ़ ली थी, तो मैं वो बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम ये कल पढ़ चुके हैं। ये पूरी लाइनें हम कल पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने ये कल पढ़ लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर ये वाला जो बिंदु जो है ये अभी नहीं पढ़ा है मैंने। क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करूंगा क्या, एम अवस्था। क्या स्टार्ट करूंगा, एम अवस्था स्टार्ट करूंगा, यानी विभाजन, समसूत्री विभाजन स्टार्ट करूंगा। जब वो करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये वाली लाइन, ये वाला टॉपिक। तो इसको अभी मैंने यहीं पर रोक दिया, अभी बताऊंगा, रीजन है इसका इसीलिए। यहां पर टेंशन मत लेना, अभी बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, हाँ सर यहां पर ये प्रौढ़ का मतलब क्या है, बस ये पूछ रहा है ना। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिका, प्रौढ़ का मतलब होता है एडल्ट। अब एडल्ट का मीनिंग तो समझ में आता है ना, मैं एक एडल्ट हूं, तुम एक एडल्ट हो, और एक छोटा बच्चा है ना, समझ में आ गया। तो यहां पर हमारी बात कर रहे हैं, प्रौढ़ मींस मतलब बड़ा बड़ा। ठीक है, व्यस्क, सिंपल और सिंपल भाषा में बोले तो व्यस्क बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बोल सकते हैं आकांक्षा सिंह बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जवान बोल दे रहे जवान। चलो, सो ये था हमारा एनसीईआरटी वाला पोर्शन। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे यहां पर बढ़ने से पहले, ये कोशिका विभाजन देखने से पहले, समसूत्री विभाजन देखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया, और वो है क्या, चेक पॉइंट्स, जो वैसे तो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला था पढ़ाऊंगा, रीजन है, कुछ बताने की जरूरत है इस वजह से। चलिए आइए स्टार्ट करें, चेक पॉइंट के बारे में पढ़ना करें, स्टार्ट करें चेक पॉइंट। आइए चेक पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। सर ये चेक पॉइंट्स होते क्या है, मीनिंग क्या है सर ये चेक पॉइंट का। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई, एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुकना बेटा, बस एक सेकंड। एक हनुमान भक्त को क्लास से बाहर निकालिए जल्दी से, 1 मिनट क्लास में आना। हाँ जी सर, एनसीईआरटी नई लानी है या पुरानी लानी है? बेटा पुरानी लेकर, नई का क्या करेगा बेटा, कौन पढ़ता है नई में से। एक तो इसको, एक मिनट बच्चों मैं म्यूट कर रहा हूं। हाँ जी चल आइए देखिए, चेक पॉइंट क्या होता है। चेक पॉइंट सीधी सी बात है, चेक पॉइंट का मतलब क्या है, यहां पर पॉइंट का मतलब है बिंदु, और चेक का मतलब होता है जांच। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, जांच बिंदु। अब इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताइए, अगर आप बिहार में हैं और बिहार से जब यूपी में जा रहे हैं तो बीच में बॉर्डर पड़ता है। हाँ सर, और जब वहां पर बॉर्डर पड़ता है तो क्या वहां पर चेकिंग होती है भाई? आप किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो तो बीच में बॉर्डर होता है। हाँ सर, टोल नाका होता है। हाँ सर, चेकिंग होती है कि नहीं होती है? या और सिंपल, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो क्या वहां पर चेकिंग होती है कि भाई साहब या तो आपका आधार कार्ड देखा जाएगा या जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड वो देखा जाएगा कि हाँ भी प्रॉपर चेकिंग हो रही है कि ये आदमी सही है, गलत काम नहीं कर रहा। सिंपल। तो चेक पॉइंट का मतलब क्या है, वो जगह जहां पर चेकिंग हो रही है। चेक पॉइंट का मतलब क्या है, जांच बिंदु का मतलब क्या है, वो जगह जहां पर चेकिंग की जाएगी कि हाँ भाई सब कुछ नॉर्मल है ना। इतना सा मीनिंग तेरे को समझ में आ गया कि जांच बिंदु का मतलब क्या होगा, चेक पॉइंट का मतलब क्या होगा, वो क्षेत्र, वो जगह जहां पर चेकिंग की जाएगी कि हाँ भैया सब कुछ नॉर्मल है, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर गड़बड़ होगी तो जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, है ना। चलो सर, ये तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये कोशिका चक्र में चेक पॉइंट का मतलब क्या था, गिलास बोला है वो वाला, प्लास्टिक वाला। यहां पर चेक पॉइंट का मतलब क्या था, यहां पर चेक पॉइंट का मतलब क्या था, कोशिका चक्र में चेक पॉइंट का मतलब क्या है वो समझना है। ये कोशिका चक्र में चेक पॉइंट का मतलब क्या है वो हमें देखना था, ध्यान से सुनना था। हमने बोला कि भैया ये कोशिका का जो जीवन चक्र था, इसमें जीवन था, एस था, G2 था और M था। ऐसे कर देते हैं, क्या क्या, जीवन है, एस है, G2 है, M है ना, ये अवस्थाएं हैं। हाँ सर, अब ये जो चेक पॉइंट जो होते हैं कोशिका के चक्र में, बेसिकली जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, सपोज आप बीएससी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पर डिटेल में पढ़ते हैं। अभी इस लेवल पर आप पढ़ेंगे 2 चेक पॉइंट, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो 4 चेक पॉइंट पढ़ते हैं। मैं 4 चेक पॉइंट का नाम लिख देता हूं, लेकिन अभी आपके लेवल पर 2 चेक पॉइंट आपको याद रखने। एक है जीवन से एस, एक होता है इंट्रा एस, एक होता है G2 से M, और एक होता है स्पिंडल असेंबली। क्या सर ये सब कुछ पढ़ना है? नहीं, आपने कौन सा पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है, जीवन से एस, G2 से M, और एक और मैं बताऊंगा, 3 आपने पढ़ना है, और एक है एपीसी। 5 वाले देता हूं, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, एपीसी। ये
3 चेक पॉइंट आपने पढ़ने हैं जिसमें से ये 2 नहीं पढ़ने हैं आपने। ठीक है, आइए एक एक करके पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझना, ध्यान से सुनना। सबसे पहला बिंदु जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, इमेजिन कर एक कोशिका जब जीवन अवस्था में आई, जीवन अवस्था में आकर अगर मान ले उसका डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाए, क्या बोला हमने, डीएनए क्या हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, प्रोटीन्स ना बने, आरएनए ना बने, एंजाइम्स ना बने। सोच, इमेजिन कर, क्या बोला मैंने बोला डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाए या प्रोटीन्स, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन जो आवश्यक होते हैं वो ना बने, एंजाइम्स ना बने या आरएनए ना बने, मतलब कोई सी भी इनमें से कोई कंडीशन हो जाए, या तो डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाए, या प्रोटीन ना बने, या एंजाइम ना बने, या आरएनए ना बने। सोच, अगर ये कंडीशंस हो जाएं, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर जीवन अवस्था में हो जाती है किसी कोशिका में, तो सोच क्या उस कोशिका को एस अवस्था में तू भेजेगा? सोच, उस कोशिका को क्या तू जीवन से एस अवस्था में भेजेगा? सोच। नहीं सर हम उसको जी0 में, अरे ऐसे थोड़ा हर किसी को जी0 में डाल देंगे, ऐसे थोड़ा पकड़ा चल रहा है कि चलो जी0 में डाल देते, खराब हो गई तो नहीं ना, नष्ट कर देंगे उस कोशिका को भाई, ऐसे थोड़ा हर कोशिका को जी0 में डाल दो। हाँ भाई, तो क्या आप इस कोशिका को जीवन से एस में भेजोगे? नहीं भेजोगे ना, नहीं भेजोगे। जो उसमें कमी होगी उसको सुधारोगे ना, ऐसे थोड़ा कि हर किसी को चलो जी0 में डाल देते हैं, ये हमारी जी0 है, कुछ भी खराब हुआ चलो जी0 में डाल दे। अरे नहीं भैया, मान लो उसका डीएनए क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको वापस से सुधारेंगे, प्रोटीन नहीं बना तो उसको बनाएंगे, एंजाइम नहीं बना तो उसको बनाएंगे, आरएनए नहीं बना तो उसको बनाएंगे ना, ऐसे थोड़ा जी0 में डाल देंगे, है ना, सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं सुधरा, वो सुधार में नहीं आए, कोई भी खराबी आ गई है, तो क्या मैं जीवन से एस में भेजूंगा या रोकूंगा? रोकेंगे ना, यहां से जीवन से एस में नहीं जाने देंगे ना, नहीं जाने देंगे। ये कौन देखेगा भाई, यहां पर जीवन और एस के बीच में बैठे हुआ चेक पॉइंट। तो जीवन और एस अवस्था के बीच में क्या मिल रहा है? गार्ड है, एक बिंदु है जो ये चेकिंग करेगा कि भैया जो कोशिका जीवन अवस्था में आई है क्या उसके अंदर ये सारी चीजें ओके है। अगर ओके है तो वो जीवन से एस में भेजेगा, अगर ओके नहीं है तो वो रोकेगा। अब बात आ रही है कौन? सर ये चेक पॉइंट्स है क्या? ये है क्या जो जीवन से एस के बीच में था? ये है कौन? पूछेगा ना सर ये है कौन? तो बेटा ये है प्रोटीन। ये चेक पॉइंट जो है जो यहां पर बैठा हुआ ये कौन है? ये प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? फोकस करना यहां पर। एक प्रोटीन है जिसका नाम है साइक्लिन। एक प्रोटीन है जिसका नाम है साइक्लिन। साइक्लिन कौन है? एक प्रोटीन है। इधर प्लीज बात मत करना, नहीं तो ऐसे चीरते हुए चली जाएगी कसम से। एक प्रोटीन है जिसका नाम है साइक्लिन, जो इस जीवन अवस्था में बैठा हुआ है। जीवन अवस्था में अगर कोशिका आई है तो उस कोशिका के अंदर वो प्रोटीन है। देख, ये तो कोशिका, इस कोशिका के अंदर ये प्रोटीन है जिसका नाम है साइक्लिन। ठीक है, ये साइक्लिन चेकिंग कर रहा है क्या डीएनए क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ। ओके, ये साइक्लिन देख रहा है कि प्रोटीन जो बन रहे हैं यहां पर सही बन रहे हैं। ओके, एंजाइम जो बन रहे हैं सही बन रहे हैं। ओके, आरएनए जो बन रहा है सही बन रहा है। अगर साइक्लिन को इंफॉर्मेशन मिल गई है इस प्रोटीन को कि भैया ये कोशिका जो अभी जीवन अवस्था में है, अगर सब कुछ सही हो रहा है तो इमीडिएटली, फोकस कर यहां पर, इमीडिएटली एक एंजाइम जिसका नाम है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जिसका नाम है सीडीके, इमीडिएटली ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम है। इस एंजाइम के साथ में ये साइक्लिन जुड़ जाएगा और संरचना क्या बनेगी? ये संरचना बनेगी। जरा जूम करके देख मैंने क्या बताया, वापस से रिपीट करूंगा, फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से देख। तेरे को ये सेल दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। वापस से सुनना, जिसको नहीं समझ में आया फिर से रिवाइज करा रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। तेरे को ये सेल दिख रही है? हाँ सर ये सेल दिख रही है। ये सेल जीवन अवस्था में आई। ओके, अब इस सेल के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है साइक्लिन। ओके, साइक्लिन प्रोटीन चेकिंग कर रहा है कि डीएनए क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ। साइक्लिन को पता लगा डीएनए क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। साइक्लिन को पता लगा कि डीएनए नॉर्मल है, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। साइक्लिन ने देखा जो आवश्यक प्रोटीन चाहिए थे वो सही है, सही है। साइक्लिन ने देखा आरएनए बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एंजाइम बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिन के पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इस प्रोटीन के पास सब कुछ सही है। ओके, अगर ये साइक्लिन के पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि सब कुछ सही है, इमीडिएटली एकदम से ये साइक्लिन एक एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा जिसका नाम है सीडीके। सीडीके की फुल फॉर्म साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये एंजाइम की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस डायग्राम में देख, ये साइक्लिन था। हाँ, ये कौन है? सीडीके है। हाँ, अगर साइक्लिन एक्टिवेट हो गया, अगर साइक्लिन जो है एक्टिवेट हो गया, इट मींस साइक्लिन जो है उसने देख लिया कि सब कुछ ठीक है। साइक्लिन किसके साथ जुड़ गया? सीडीके। देख मैंने कैसे दिखा है, दिस पिंक कलर इज साइक्लिन, ग्रीन कलर इज सीडीके। पिंक साइक्लिन सीडीके के साथ जुड़ गया। जैसे ही ये होता है, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है, किस चीज का? साइक्लिन प्लस सीडीके का, ये जो जटिल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, ये क्या काम करता है? सुन, जैसे ही ये बनता है, इमीडिएटली ये जो एंजाइम था ना, ये एंजाइम एटीपी को खर्च करके, किसको खर्च करके? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को खर्च करके, एनर्जी को खर्च करके इस कोशिका को जीवन से एस अवस्था में डाल देता है। इस कोशिका को कौन सी अवस्था में डाल देगा? एस अवस्था में डाल देगा। अब आप मुझे बताइएगा जीवन से कोशिका किस में आ जाएगी? एस अवस्था में आ जाएगी। ये थी बात, इतना था ये बिंदु, ये था पहला चेक पॉइंट जो किस अवस्था के बीच में मिल रहा था? जीवन से एस के बीच में मिल रहा था। वो बच्चे जो बार-बार दोहराते रहते थे, सर चेक पॉइंट क्या होता है, चेक पॉइंट क्या होता है, चेक पॉइंट क्या होता है, हमने कई जगह ये वर्ड सुना, समझ में नहीं आया। आज के बाद भूलेगा तो नहीं क्या होता है चेक पॉइंट, मीनिंग समझ में आया। व्हाट इज चेक पॉइंट? सर चेक पॉइंट्स आर प्रोटीन्स। चेक पॉइंट क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? साइक्लिन। वो जब एक्टिवेट होता है तो किसके साथ जुड़ता है? एक एंजाइम जो किस पर डिपेंडेंट है? साइक्लिन पर डिपेंडेंट है। जरा इस एंजाइम का नाम सोच, इस एंजाइम का नाम देख, इस एंजाइम का नाम देख, क्या लिखा हुआ है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी एक ऐसा एंजाइम जो किस पर डिपेंड है? साइक्लिन पर। अगर साइक्लिन काम करेगा तो ये इसके साथ जुड़ेगा, यानी एंजाइम किस पर डिपेंडेंट है? साइक्लिन पर डिपेंडेंट है। हाँ जी, केंद्र सीधा जो केंद्र काब होता है, सीधा जो डीएनए जो होता है वो द्विगुणन करता है, फिर उसके बाद में विखंडन हो जाता है, असूत्री विभाजन होता है एक प्रकार का। तो वहां पर कोई अवस्था नहीं होती, कोई जीवन S, G2M ऐसा नहीं होता। और ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर में पूछा था आपसे, फर्स्ट लेक्चर में कि कोशिका चक्र किसमें मिलता है, याद आ रहा है? मैंने कुछ ऑप्शंस दिए थे जिसमें, याद कर, मैंने तेरे को 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें एक बैक्टीरिया था, नॉस्टॉक था, ऐसे कुछ थे, जिसमें मैंने तेरे को यूकैरियोटिक कोशिका बताया था। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका चक्र मिलता है। पांडे जी कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, पांडे जी रिपीट करना पड़ेगा आपको। अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या कर सकता हूं, और कितना रिपीट करें भाई साहब। सर सीडीके को हेल्पर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं एक तरीके से। हेल्पर तो नहीं मतलब ये बोलेंगे कि सीडीके, हाँ हेल्पर ही है,
हेल्प ही कर रहा है एक सेल को जीवन से एस में भेजने का काम कर रहा है। लेकिन सीडीके कब इसके साथ जुड़ेगा या सीडीके कब काम करेगा? जब सीडीके के साथ साइक्लिन जुड़ेगा। ठीक है, क्या ये मेजर चेक पॉइंट है? यस, ये मेजर चेक पॉइंट है। अब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद होता है इंट्रा एस। इसका मैं नहीं बता रहा हूं, ये हायर क्लासेस में जाकर पढ़ना पड़ता है। इंट्रा एस जो होता है एस अवस्था के अंदर मिलता है, वो भी अंत में मिलता है, जो ये चेकिंग करता है कि बेटा जी यहां पर कि भैया डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे, वो यहां पर मिलता है। ये वाला जो होता है ना, ये वाला लाल रंग से दिखा देता हूं मैं चेक पॉइंट्स को। ठीक है, लाल रंग से चेक पॉइंट्स को दिखा रहा हूं। ये वाला चेक पॉइंट जो होता है इंट्रा मींस अंतरा एस। अंतरा एस मींस एस अवस्था के अंदर मिलने वाला। ठीक है, इसकी बात हम नहीं करें क्योंकि ये हमारे कोर्स से और ज्यादा बाहर निकल जाएगा। अब आते सीधा इस पर G2M। अब मेरे भाई देख, एस अवस्था से कोशिका निकलकर किसमें आ गई? G2 अवस्था में आ गई। मान लो ये कोशिका हमारी G2 अवस्था में आ गई है। किसमें आ गई? G2 अवस्था में आ गई। अब मैंने तेरे से कहा, ठीक, मैंने क्या बोला? कोशिका जीवन से किसमें आई? एस में। एस से किसमें आ गई है? G2 में आ गई है। ओके सर, अगर कुछ कमी हुई तो ये तो आपने बताया नहीं, ये तो आपने बता दिया कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये से जुड़ जाएगा तो फिर ये जीवन से इसमें चला जाएगा। सर अगर कोई कमी हुई तो क्या होगा? बेटा अगर कमी हुई तो साइक्लिन, अगर कमी हुई तो साइक्लिन सीडीके के साथ नहीं जुड़ेगा, और साइक्लिन सीडीके के साथ नहीं जुड़ेगा तो सीडीके काम नहीं करेगा। सीडीके काम नहीं करेगा तो एनर्जी खर्च नहीं कर पाएगा। एनर्जी खर्च नहीं कर पाएगा तो कोशिका जीवन से एस में नहीं जाएगी। सर नहीं जाएगी, फिर क्या होगा? फिर उसकी मरम्मत की जाएगी। जो चीज खराब होगी उसको वापस से बनाया जाएगा। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसको बनाया जाएगा, फिर बनाने के बाद फिर वापस से चेकिंग की जाएगी। अगर फिर चेकिंग करने के बाद फिर खराबी होगी, फिर मरम्मत की जाएगी। जब तक वो सही ना हो जाए कोशिका, तब तक वो चलती रहेगी, उसके अंदर मरम्मत होती रहेगी। हाँ जी। अब आप पूछेंगे सर क्या ये नीट में क्वेश्चन आया? 2010 में आया था। 2010 में आया था। पहले मैंने आपको पहले भी बताया, पहले आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते थे, बिल्कुल आते थे। अभी नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। लेकिन क्यों पढ़ा? रीजन है ना उसका, कुछ बताऊंगा अभी क्या रीजन है। चल, तेरे को पहला चेक पॉइंट क्लियर हो गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अगला, ये वाला हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि आउट ऑफ कोर्स है। ये वाला पढ़ेंगे कौन सा? G2 से M। अब मेरे भाई मैंने बोला कोशिका जो है वो G2 अवस्था में आ चुकी है। किसमें आ चुकी है? G2 अवस्था में आ चुकी है। ठीक है, G2 अवस्था में आ गई। अब मान ले अगर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ या ढंग से नहीं हुआ, प्रॉपर नहीं हुआ। क्या हमने बोला? प्रॉपर्ली नहीं हुआ। क्या डीएनए का रेप्लिकेशन जो है एस अवस्था में प्रॉपर्ली नहीं हुआ और कोशिका एस अवस्था से किसमें आ गई है? G2 अवस्था में। अब आप मुझे बताइए, क्या इस G2 अवस्था से क्या तुम उस कोशिका को M अवस्था में भेजोगे कि नहीं भेजोगे? बस इतनी सी बात। बोलो, क्या उस कोशिका को तुम G2 अवस्था से M अवस्था में भेजोगे या नहीं भेजोगे? सर ये मरम्मत कौन करेगा? दिमाग लगा, कौन करेगा मरम्मत? भूलुलाल प्रोटीन नहीं बन रहा, इट मींस कहीं ना कहीं राइबोसोम्स जो है वो बना नहीं पा रहे, तो वापस से वो राइबोसोम काम करेंगे। हाँ भाई, तो G2 अवस्था से M अवस्था में भेजोगे नहीं भेजोगे तो कौन रेगुलेट करेगा? अभी तक यहां पर कौन बैठा? अगेन यहां पर बैठा है कौन? फिर से वही साइक्लिन और सीडीके। सिंपल। वही साइक्लिन यहां पर भी बैठा है, वैसा ही साइक्लिन यहां पर बैठा था। यहां वाला साइक्लिन जो है वो चेकिंग कर रहा था किस चीज की? कि भैया डीएनए क्षतिग्रस्त तो नहीं है। यहां वाला साइक्लिन क्या चेकिंग करेगा? कि भैया डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ। सीधी सी बात है। ये कोशिका जिसके अंदर डीएनए है, अब ये जब जीवन अवस्था में जाएंगे तो यहाँ रेप्लिकेशन थोड़ी ना देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? कि डीएनए सही है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई डीएनए के खंड जो है खराब तो नहीं हुए, सही है सब कुछ, वो देखा जाएगा। फिर ये जीवन से जब एस में चली जाएगी, इसके बाद जब ये G2 में आएगी कोशिका, G2 अवस्था में जब आएगी तो यहाँ पर डीएनए का क्या हो जाएगा? सर गुणन हो जाएगा, मात्रा जो है गुणित हो जाएगी। अब G2 अवस्था में जब आएगी तो G2 अवस्था में जो साइक्लिन होगा वो क्या चेकिंग करेगा? कि भैया रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आगे बढ़ाओ, साइक्लिन को सीडीके के साथ जोड़ो, आगे बढ़ाओ, एम अवस्था में डालो। अगर नहीं हुआ, रोको, वापस से उसका प्रोसेस को फिर से करो। ये है सिंपल सा क्या? चेक पॉइंट्स। तो चेक पॉइंट्स क्या था सर? जांच बिंदु क्या है? सिंपल, आपके प्रोटीन्स हैं साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो ही एक कोशिका अगली अवस्था में जाती है। ये था सीधा सा कंसेप्ट। पीएचडी तने करनी नहीं है, करनी है तो बाद में जाके करना, आगे जाकर। ठीक है, बाकी ये इंट्रा एस और स्पिंडल असेंबली ये आगे की क्लासेस में जाकर आता है। जब आप एमएससी करते हैं बॉटनी से, तब जाकर ये सारी चीजें आती हैं। हाँ सर, ये तो इंट्रा एस को चेक करना चाहिए। बिल्कुल, इंट्रा एस भी चेक करता है, उसके बाद G2 में भी चेक किया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं वापस से, इंट्रा एस में चेकिंग की जाएगी, डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद G2 अवस्था में ट्यूबुलेंस का चेकिंग की जाएगी, कई सारी चीजें चेकिंग की जाती है। चल, अब एक लास्ट तीसरा जो हमें पढ़ना था वो पढ़ना था एपीसी। सर ये एपीसी क्या है? ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कब? जब मैं आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज पढ़ा दूंगा, उस टाइम पर मैं एपीसी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया 2016 के पेपर में। 2016 का जो नीट का पेपर जो था, उस 2016 नीट के पेपर में ये एपीसी से क्या आया था? क्वेश्चन आया था। ये एपीसी क्या है? ये जब तक मैं आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये जो है ना, ये आपकी कहां गई? ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तक ये नहीं पढ़ा दूंगा तो ये एपीसी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी आपने जो चेक पॉइंट याद रखने हैं वो कौन से चेक पॉइंट याद रखने हैं? G1 से S, G2 से M, ये दो मेजर चेक पॉइंट याद रख सकते हैं। और अगर ये याद नहीं हो रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं, तो आप छोड़ भी सकते हैं। सिंपल, मैंने तेरे को बोल दिया, अगर तेरा दिमाग नहीं ग्रहण कर पा रहा इन चीजों को, अगर तेरी बुद्धि में ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो तू छोड़ भी सकता है। ठीक है अंकित, तो इनको छोड़ भी सकता है। ये टोपी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस कर। अगर तेरे को यहां पर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो इनको छोड़ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तेरे को समझ में आ गया है इतनी सी बात कि मेरे भाई चेक पॉइंट जांच बिंदु का मतलब ये था कि कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन जो चेकिंग करेंगे एक सेल के अंदर कि सब कुछ सही हो रहा है। अगर सब कुछ सही हो रहा है तो उस प्रोटीन के साथ एक एंजाइम जुड़ता है, और जैसे ही एंजाइम इसके साथ जुड़ता है जो इस पर डिपेंडेंट है ना, जैसे ही इसके साथ जुड़ता है एनर्जी खर्च करता है, कोशिका को इस अवस्था से इस अवस्था में भेजता है, सिमिलरली इस अवस्था से इस अवस्था में भेजता है। तो दो चेक पॉइंट याद रखना, G1 से S में भेजने के लिए, G2 से M में भेजने के लिए। सर सेल साइकिल कौन रेगुलेट करता है? हम रेगुलेट करते हैं अमित कुमार। थारा भाई पार्थ घुंगर, अरे भूंदू लागी क्या ये तेरी ये चार अवस्थाएं हैं, और इन चारों अवस्थाओं में तेरे को चेक पॉइंट यहां पर बता दिए। ये कौन रेगुलेट करेगा? यही तो रेगुलेट करेंगे। आई अब बात करते हैं, अच्छा ये चेक पॉइंट किसने खोजे थे? वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन तुमको बहुत ज्यादा पीएचडी करने की आदत है, बाल खाल निकालने की आदत है,
जो चीज पर फोकस करना है उस पर फोकस नहीं करना, दूसरी चीज पर फोकस करना है, तो उन बच्चों के लिए चेक पॉइंट जो है वो किसने बताए थे, किसने खोजे थे? वैज्ञानिक है नर्स, वैज्ञानिक है हंट, वैज्ञानिक नाम है हार्टवेल। 2001 में किस पर काम किया था? यीस्ट पर, जिसको हम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं। ठीक है, यीस्ट, इस पर खोज करी थी 3 वैज्ञानिक, नर्स, हंट, हार्टवेल। 2001 में यीस्ट पर काम किया था और चेक पॉइंट्स के बारे में बताया था। ठीक है, ठीक है जी। क्या चेक पॉइंट लेयर के रूप में मिलते हैं? रहने दो बेटा, छोड़ दो, छोड़ दो। जिनके नहीं पल्ले पड़ा है छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुमसे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा, छोड़ दो। बोलो हमसे ना हो पाएगा, हमको नहीं समझ में आया, छोड़ दो, है ना। जिनसे हो पाएगा, जिनको सिंपल सोबर तरीके से एक चीज समझ में आ गई है, जिनको सिंपल सोबर तरीके से एक चीज समझ में आ गई है, जिनको सिंपल सोबर तरीके से एक चीज समझ में आ गई है कि एक सेल जो जीवन अवस्था में है उसको जीवन से ऐसा अवस्था में जाना है, तो जीवन से ऐसा अवस्था में जाने के बीच में एक चेक पॉइंट था जो चेकिंग कर रहा है कि जीवन में सारा काम ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो जीवन से एस में भेज देगा। कौन है वो चेक पॉइंट? प्रोटीन है, साइक्लिन। साइक्लिन ने चेकिंग करी, चेकिंग करने के बाद साइक्लिन सीडीके के साथ जुड़ा, जैसे ही जुड़ा सीडीके ने एनर्जी खर्च करी, जीवन से एस में भेज दिया। फिर एस से G2 में आ गई। अब G2 में आने के बाद फिर चेकिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी। G2 में कोशिका की चेकिंग कर ली, सब कुछ सही है, सही है। फिर G2 अवस्था में चेकिंग होगी, वही साइक्लिन चेक करेगा, सब कुछ सही है, सही है, जुड़ जाएगा सीडीके के साथ। जुड़ने के बाद उसको किस में भेज देगा? एम अवस्था में भेज देगा। बस इतना सा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब आते हैं अपना टॉपिक जो अपने कोर्स में दे रखा है। कोशिका विभाजन के प्रकार मैंने आपको बताया, मेजरली हमारे 2 कोशिका विभाजन के प्रकार है। या मैं आगे बढ़ने से पहले इतनी सी बात मुझे बताइएगा, कोशिका चक्र में 2 अवस्थाएं थी, एक थी अंतरावस्था और एक थी विभाजन अवस्था। थी ना? हां सर। अंतरावस्था पढ़ ली, हां सर। अब क्या पढ़नी है सर? विभाजन अवस्था। क्या पढ़ ली तूने? अंतरावस्था पढ़ ली, अब तेरे को क्या पढ़नी है? विभाजन अवस्था, यानी एम अवस्था पढ़नी है। हां सर। क्या पढ़नी है? एम अवस्था, विभाजन अवस्था। अब ये विभाजन अवस्था जो है ये मेजरली हमारे कोर्स में 2 प्रकार की दे रखी है। कौन से 2 प्रकार की दे रखी है? एक दे रखी है कौन सी? समसूत्री, जिसको शॉर्ट में हमारी हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में सूत्री भी लिखा हुआ है, एम भी लिखा हुआ है ना। और दूसरी है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। ठीक है, तो हमको कुल मिलाकर ये 2 प्रकार के विभाजन पढ़ने हैं, एक समसूत्री पढ़ना है और एक अर्धसूत्री पढ़ना है। एक माइटोसिस पढ़ना है और एक मियोसिस पढ़ना है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? माइटोसिस की बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं समसूत्री विभाजन की। इसकी विभाजन की बात करने वाले हैं सर, समसूत्री विभाजन की बात करने वाले हैं। अब मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता ही, आप जवाब इसकी विभाजन की बात करने वाले हैं सर, समसूत्री विभाजन की बात करने वाले हैं। अब मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता ही, आप जवाब, हमेशा आपका यही पहला क्वेश्चन होता है कोई चीज स्टार्ट हो, सर इसकी खोज किसने करी? सर साइक्लिन और सीडीके मिलते हैं तभी सेल चक्कर होता है। हाँ, समसूत्री विभाजन की खोज किसने करी? तो बेटा समसूत्री के विभाजन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने खोज की। किसने बेटा? याद रखना, फ्लेमिंग, वॉल्टर फ्लेमिंग। वॉल्टर पूरा नाम है डब्ल्यू फ्लेमिंग, वॉल्टर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने खोज करी थी किसकी? समसूत्री विभाजन की। ठीक है, तो फ्लेमिंग वो वैज्ञानिक था जिसने समसूत्री विभाजन की खोज करी। ठीक है सर, अब समसूत्री विभाजन का मीनिंग क्या था? समसूत्री विभाजन का मीनिंग क्या था? समसूत्री विभाजन का मीनिंग ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। क्या ये लिखूं? विभाजन जिसमें गुणसूत्र संख्या समान रहेगी। किसके बीच समान रहेगी? सर संतति और जनक कोशिका, जनक कोशिका और संतति कोशिका। सर समझ में नहीं आया? मैंने कहा मेरे भाई ये कोशिका जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 है, इससे कोशिका बनी, उनके अंदर भी कितनी है? 46 है। यहां भी 46, यहां भी 46, इसमें भी 46। तो जनक कोशिका के अंदर गुणसूत्र की संख्या 46, पुत्री कोशिका के अंदर गुणसूत्र की संख्या 46, गुणसूत्रों की संख्या समान। ऐसा विभाजन समसूत्री विभाजन। सूत्री वर्ड किससे आया? गुणसूत्र से। सम का मतलब समान। तो ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान। किसके बीच में? जनक कोशिका और पुत्री कोशिका के बीच में। सिंपल सा मीनिंग था। कुछ था नहीं इसमें ऐसा, कुछ ऐसा कि भाई बहुत ही खतरनाक चीज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ ऐसा कि भाई बहुत ही खतरनाक चीज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, चले अब बात आ रही है, आप मुझे जल्दी से मुझे बताइएगा फटाफट, ये जो समसूत्री विभाजन जो है, इस समसूत्री विभाजन को कितनी अवस्थाओं में मैं बांटूं? समसूत्री विभाजन जो है इसको मैं कितनी अवस्थाओं में बांटूं? आकांक्षा इसको वापस से पढ़ना आज। ठीक है, चेक पॉइंट्स को वापस से पढ़ना, आराम से स्लो स्पीड करके पढ़ना। जो आपने कराया उसको कॉपी में उतारे नहीं बेटा, कॉपी में कुछ नहीं उतारना, सब दिमाग में उतारा। अरे यार क्या ढोलू है बिल्कुल यार। लीजेंड हो तुम, लीजेंड। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें सलाम ठोकना चाहिए, सलाम कुलदीप, सलाम ठोकना चाहिए तुमको। जो आप पढ़ा रहे हो उनको कॉपी में उतारे। सर फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन पकड़ लिया बेटे। हाँ, क्रोमेटिन शब्द भी किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। वही है फ्लेमिंग। हाँ भाई, बोलिए क्या बोला मैंने कि ये जो समसूत्री विभाजन है इसको कितनी अवस्थाओं में बांटूंगा? कई बच्चों ने बोला सर 4, कई ने बोला 3, कई ने बोला 2, एक तो कह रहा था एक में बांटो। अरे भोंदूलाल बांट देता भी है जब 2 चीजें मिनिमम हो, कह रहा एक में बांटो। हाँ भैया, समसूत्री विभाजन जो है, इस समसूत्री विभाजन को हम 2 अवस्थाओं में बांटेंगे। कौन सी? अरे भैया, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। फिर कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में बांटेंगे। कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? तो जानता है बहुत अच्छे तरीके से नाम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सर हम हिंदी मीडियम के हैं, ले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सर ये हिंदी थोड़ी ना है। ठीक है भाई, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। डन। सो कुल मिलाकर आपकी ये 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पापा, मम्मी और पापा, मम्मी और टिल्लू, पापा, मम्मी और टेलीग्राम। यही याद रखे, पापा और मम्मी टेलीग्राम पर मिले।
पापा मम्मी और तू, ठीक है। लता जरा पानी दे दो, अरे भंडूरा यहां पे लता जरा पानी दे दो, यहां पर क्या है वो मियोसिस में आएगा, लता जरा पानी दे दो। पापा मम्मी और तुम, ऐसे भी ठीक है। पापा मम्मी और तुम, जो भी आपको करना है। पापा मम्मी और तोतला, ठीक है। हाँ, पापा मम्मी और ताऊजी, ऐसे भी कर ले। मेरे घर में कौन है, मेरे घर में पापा है, मम्मी है और मेरे ताऊजी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी ठीक था। सो ये चार अवस्था है बेटा किसकी, कैरियोकाइनेसिस की। तो ये कैरियोकाइनेसिस की चार अवस्था, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पापा मम्मी और ताऊजी की, आप सीधा यहां पर आराम से याद कर लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, 11वीं कक्षा से पढ़ते हुए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, हिंदी में शायद ये वर्ड अगर ना याद रहे, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था आएगा। सो ये है कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में हम क्या करते हैं, क्या ये बताने की बात है, केंद्र का विभाजन करते हैं, सिंपल, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस में क्या करते हैं, यार मेरा मन नहीं लिख रहा, कसम से लिखना, क्या करते हैं साइटोकाइनेसिस में, कोशिका द्रव्य का विभाजन, किसका, कोशिका द्रव्य का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। तो पहले केंद्र का विभाजन करेंगे, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन करेंगे। सबसे पहले केंद्र के विभाजन में सबसे पहली अवस्था कौन सी आएगी, प्रोफेज आएगी। सबसे पहले कौन सी आएगी, प्रोफेज अवस्था आती है, ठीक है। अब देखिए इन अवस्थाओं को आगे बढ़ने से पहले, आगे पढ़ने से पहले एक प्रश्न एक बच्चे ने पूछा था, सर इन चार अवस्थाओं में से सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, इन चार अवस्थाओं में से सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे लंबी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। तो बेटा जी यहां पर मेरे को पता है आपके बहुत एक्सेसिव क्वेश्चन बनेंगे, ये कितनी देर की होगी, ये कितनी देर की होगी, कितनी देर की होगी, बिल्कुल भी इसमें पछेड़े में फंस मत जाना, नहीं तो बहुत ज्यादा फंसते जाओगे जाल में। सिंपल याद रखना, इन चार में से लॉन्गेस्ट तो समझ जाएगा ना भाई, ये होती है, और शॉर्टेस्ट ये होती है, इतना सा बात। लंबी, सबसे लंबी ये होती है, सबसे छोटी अंतराल की ये होती है, सबसे लंबी ये, सबसे छोटी ये है, ठीक है, डन, क्लियर है। चले आइए, सबसे पहले हम कौन सी अवस्था पढ़ने वाले हैं बेटा, प्रोफेज पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं इसकी सबसे पहली अवस्था, जिसका नाम है पूर्वावस्था, प्रोफेज। हाँ भाई, अब इस अवस्था में के होता है, क्या क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। सर जब सेल रिपेयर करेगी तो सेल साइकिल का टाइम ज्यादा लगेगा ना, हाँ बेटा ऑब्वियस बात है ज्यादा लगेगा। हमने तो एक नॉर्मल सेल की बात करी थी ना, हम ये थोड़ा ना कहा था कि जो खराब सेल है जिसके अंदर मरम्मत हो रही है उसका भी 24 घंटे होगा, ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा होगा दीप्ति, सीधी सी बात है बेटा, ज्यादा टाइम लगेगा। अब हर सेल थोड़ी ना खराब होती है, हर सेल जो है कुछ नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं बेटा। आइए तो पूर्वावस्था में क्या क्या कंडीशन याद रखनी है, सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है, पूर्वावस्था में क्रोमैटिन का संघनन होता है, सीधा सीधा बिंदु, क्रोमैटिन का संघनन होता है और क्रोमोसोम का निर्माण होता है। कितने बच्चे जिनको ये नहीं समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया तो मैं नहीं बताने वाला हूं आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं भाई। क्रोमैटिन का संघनन होकर गुणसूत्र का निर्माण होना, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा, टाइम नहीं है एक ही चीज को बार बार उसी चीज को बार बार रिपीट करने की। एक बार कह रहा है सर ए माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस तो पढ़ ले पहले, है बांगड़ू। क्या मैं यहां पर ये बताऊं, नहीं बताऊंगा, आपको नहीं समझ में आया ये आपकी जिम्मेदारी है, क्यों, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्रोमैटिन एक जाल था, क्रोमैटिड्स का अर्धगुणसूत्रों का संघनन हो रहा है, कंडेंसेशन होता है, संघनन का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ रहा है, और सिकुड़ कर क्या बना रहा है, गुणसूत्र का निर्माण कर रहा है। डन, चलिए और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रक आवरण, ध्यान से सुन, केंद्रक आवरण, कोशिकांग एक्सेप्ट कारक केंद्र अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाते हैं। क्या, केंद्रक आवरण, कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग, सारे के सारे कोशिकांग किसको छोड़कर, तारक केंद्र को छोड़कर, सारे के सारे कोशिकांग, सारे के सारा सॉरी जितना भी केंद्र का आवरण है, जितने भी कोशिकांग है, सब कुछ माइक्रोस्कोप में दिखना बंद हो जाते हैं, सब कुछ। क्यों, क्योंकि लिख दो यहां पर, क्योंकि जो कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है। कोशिका द्रव्य जो है वो कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, एक गाढ़ा तरल है, गाढ़ा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, उसके अंदर जो चीजें हैं क्या वो दिखाई देंगी, सोच, इमेजिन कर, बहुत ज्यादा चीज गाढ़ी हो गई है, उसके अंदर जो चीजें वो दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी। तो ये जो केंद्रक आवरण है ये खत्म हो जाता है, कोशिकांग खत्म हो जाता है, एक्चुअली विलुप्त जो लिखा हुआ ना कि ये दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्यों, क्योंकि कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो गया। सर क्यों हुआ, गाढ़ा क्यों हो गया, पूछेंगे ना, सर ये गाढ़ा क्यों कर दिया, क्यों ये क्यों हटा दिए, ये कोशिकांग क्यों गायब कर दिए, ये केंद्रक आवरण क्यों गायब कर दिए, खुद सोच। तो एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर 46 गुणसूत्र है और उनसे तू 2 पुत्री कोशिका बनाना चाहता है, इसके अंदर भी 46 डालना चाहता है, इसके भी 46 डालना चाहता है गुणसूत्र, तो जरा सोच, तेरे को सारी चीजें बराबर बराबर बांटनी है, तो बराबर बराबर बांटने के लिए कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ रुकावट पैदा ना हो जाए, सिर्फ तेरे को इस पर फोकस करना है, किस पे, गुणसूत्रों पर, तो बाकी चीज को तेरे को नकारना पड़ेगा, बाकी चीज पर फोकस हटाना पड़ेगा, बाकी चीजों को यहां से हटाना पड़ेगा, केवल किसकी बात करनी पड़ेगी, गुणसूत्रों की बात करनी पड़ेगी। इसलिए बाकी सारी चीजें अदृश्य हो जाती हैं, दिखाई देना बंद हो जाती है माइक्रोस्कोप में, केवल गुणसूत्र रह जाते हैं और तारक केंद्र रह जाते हैं, और वो तारक केंद्र ध्रुवों पर पहुंचकर कर्क तंतु निकालना स्टार्ट कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर निकालना स्टार्ट करते हैं।
मीनिंग समझ कि क्यों गाढ़ापन लेकर आया, क्यों गाढ़ा करा, क्यों सोच केंद्र का आवरण क्यों हटा दिया, केंद्र का आवरण क्यों हटा दिया। अगर केंद्र का आवरण ना हटाता आधे गुणसूत्र इधर आधे गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते, इसलिए केंद्र का आवरण जो है वो अदृश्य हो गया, हट गया। कोशिकांग जो है वो अदृश्य हो गए, गाढ़े को कोशिका द्रव्य में मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोच यहां पर कोशिकांग होते तो हो सकता है वो नहीं ले जाने देते, हो सकता है वो अटक जाता, हो सकता है वो गुणसूत्र प्रॉपर्ली नहीं जा पाते। इसलिए आपने सारी चीजों को अदृश्य कर दिया, केवल और केवल किस पर फोकस किया, गुणसूत्र पर। क्यों? क्योंकि बराबर बराबर बांटना है यार। मिस्टर मोहन कह रहे सर क्लास बता क्यों नहीं रहा था आज की। बताओ मिस्टर मोहन को बीच में और कुछ नहीं चाहिए था। मिस्टर मोहन कह रहे हैं सर आप वो छोड़ो ये छोड़ो, ये काम करनी, आप तो ये बताओ आज क्लास क्यों नहीं बता रहा था ऐप पर कि आपकी हैगी कि नहीं हैगी। सर केंद्र का आवरण को कौन हटाया? मेरे भाई, मेरे बंधु, केंद्र का आवरण को हटाया नहीं है, अदृश्य कर दिया है, दिखना बंद हो गया है वो। सर ये काम बाद में होता है पूर्वावस्था में। देख मैं यहां पर पूर्वावस्था, प्रारंभिक पूर्वावस्था, अंतिम पूर्वावस्था वैसे नहीं बता रहा, मैं पूरी एक साथ बता रहा हूं, ठीक है? पूरा एक साथ कंटिन्यू कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा कि स्टार्टिंग प्रोफेज में क्या हुआ, लास्ट प्रोफेज में क्या हुआ। मैं सीधा क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूं। पहले क्रोमेटिन का संघनन हो गया, क्या बना दिया, गुणसूत्र बना दिए। फिर केंद्र का आवरण का, कोशिकांग का, तारक केंद्र को छोड़कर बाकी सारे कोशिकांग अदृश्य हो चुके हैं, दिखाई देना बंद हो गए, विलुप्त हो गए, दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो गया। क्यों गाढ़ा किया? क्योंकि मुझे गुणसूत्रों को बराबर बराबर बांटना था। अगर मैं यहां पर केंद्र का आवरण रखता, कोशिकांग रखता, तो हो सकता है मेरे गुणसूत्र आधे इधर ना पहुंच पाते, इसलिए बाकी सारी चीजों को यहां से विलुप्त करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हाँ जी, अरे यार कह रहा है सर केंद्र का आवरण रहेगा, मतलब भाई केंद्र का आवरण अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं दे रहा। अब सोच अगर वो दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा, मैं पगला जाऊंगा कसम से। मेरे भाई ये कोशिका, इस कोशिका का ये केंद्र का आवरण, ठीक है सर केंद्र का आवरण आपने तू बेटा काम तू हटा दे, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। केंद्र का आवरण हट जाएगा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैं ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा ऐसे, ठीक है? केंद्र का आवरण क्या हो जाएगा, हट जाएगा, केंद्र का आवरण हट गया, ठीक है? और कोशिकांग जो है वो अदृश्य हो गया। अब ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? वापस से सुनना, जिनको कंफ्यूजन हो रहा था कोई बात नहीं, मैं वापस से समझा रहा हूं, फिर से सुन। देख क्रोमेटिन जो था, एक एक करके चीज पढ़ते हैं मेरे भाई। ये कोशिका के अंदर केंद्र का आवरण, ये अंतःप्रेत द्रव्य जालिका, ये गोल्जी का है, ये लयन का, ये रसधानी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये ढिंचिक 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 जो भी है। अंदर कौन है? जाल है। किसका जाल है सर? क्रोमेटिड का। ओके सर, क्या हुआ प्रोफेज में? सर हमने प्रोफेज में सबसे पहले कहानी देखी। क्या देखी सर आपने? हमने देखा अंदर जो है ये कंडीशन हो गई है। सबसे पहली कंडीशन तुमको ये दिखाई दे रही है, क्रोमेटिन जाल संघनित होकर अर्धगुणसूत्र, ये याद रखना, गुणसूत्र नहीं अर्धगुणसूत्र, क्रोमेटिन ये बने हैं, ठीक है? हाँ सर। अब इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद हमने देखा ये क्रम तरीके से, इसके बाद हमने देखा ये केंद्रक आवरण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ठीक है? कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता जा रहा है, कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो गया। गाढ़ा, अब गाढ़ा कैसे दिखाऊं भाई? ऐसे ही तो करूंगा ना गाढ़ा दिखाने के लिए। केंद्रक आवरण खत्म होता जा रहा है, कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता जा रहा है। ले मेरे भाई ऐसे कर दूंगा, चलो कोशिका द्रव्य कैसा हो गया? गाढ़ा हो गया है। केंद्र का आवरण धीरे धीरे जो था वो खत्म हो गया, हट गया है, ठीक है? अब वो जो थे कौन थे? ये सोच, ये कौन थे? अर्धगुण सूत्र थे। ये अर्धगुण सूत्र क्या होते जा रहे हैं सर? एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, पूर्ण सूत्र बन चुके हैं। समझ में आ रहा है? पूर्ण गुण सूत्र, ठीक है? और तारक केंद्र कहां पर पहुंचा पड़ा है? एक तारक केंद्र ये रहा, एक तारक केंद्र ये रहा। हाँ सर, और इन तारक केंद्रों ने कुछ धागे निकालना स्टार्ट कर दिया है। इन धागों को हमने क्या बोला सर? तरकु तंतु बोला है, स्पिंडल फाइबर बोला है, ठीक है सर? इतनी सी बात हमको समझ में आ गई है। अब एक वर्ड आएगा सर एस्टर, वो समझ में नहीं आया, मैंने कहा रुक जा, तसल्ली रख जा, सारी चीज आने वाली है, ठीक है? सर ये क्यों नहीं गायब हुआ बेटा? अगर तू इसको भी गायब कर देता तो जरा सोच, अगर ये भी गायब हो जाता, इससे निकलने वाले तरकु तंतु भी गायब हो जाते, तो बांगड़ू फिर इनको कौन खींच कर ले जाता? ये कह रहा है सर इसको 3D में दिखाइए। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई है? अनुराग जी को क्लास से बाहर निकालिए, देखिए अभी 3D देखेंगे। हाँ जी बताइए, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चले आगे कल 3D में दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा 3D में, यहां पर फोकस कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, तो ये मैंने यहां पर इतनी सी बात लिखी। क्रोमेटिन का क्या हो गया? संघनन हो गया। ये देखते हैं क्रोमेटिन का क्या कर दिया? संघनन कर दिया। और किसमें बदल दिया? फाइनली गुणसूत्र में बदल दिया। हां से बदल दिया। केंद्र का आवरण हट गया। कोशिकांग क्या हो गए? विलुप्त हो गए, मतलब अदृश्य हो गए। हां, क्योंकि कोशिका द्रव्य जो था, ये कोशिका द्रव्य जो था यहां पर ये गाढ़ा हो गया। अब गाढ़ा ऐसे दिखाऊंगा, ये कोशिका द्रव्य जो था, ये कोशिका द्रव्य कैसा हो गया? गाढ़ा हो गया। ये गाढ़ा हो जाएगा तो बाकी कोशिकाएं दिखना बंद हो जाएंगे सिर्फ, और ये केंद्र का आवरण भी खत्म हो जाएगा। यहां पर कौन रहेंगे सर? तारक केंद्र। वो तारक केंद्र ध्रुव पर जाएंगे और तरकु तंतु निकालेंगे। ये एक तीसरा बिंदु था यहां पर मैं लिखने वाला हूं, ये यहां पर लिख देता हूं। तारक केंद्र ध्रुवों पर पहुंचकर तरकु तंतु का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, जिसको हमें वापस से देखना है, ठीक है जी? आइएगा देखिए क्या बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको समझते हैं। सर तारक केंद्र ध्रुवों पर जाकर तरकु तंतु का निर्माण कर रहे हैं। ये तरकु तंतु का इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है सर तारक, एक वर्ड लिखा हुआ है तारक। आप देखेंगे आप अपनी एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा। अगर यहां पर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, यहां पर लिखा हुआ नहीं है। आप देखिएगा वहां पर तारक 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 कुछ दिखाई देगा, तारक 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 यहां पर नहीं लिखा हुआ। आप अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा, मैं लाया नहीं हूं, उसमें देखिएगा वहां पर एक वर्ड दिखाई देगा एस्टर, तारक दिखाई दे रहा है, वो चीज समझ में नहीं आ रही है। और वहां पर ये भी लिखा हुआ है क्या? समसूत्री, और वहां पर एक वर्ड भी लिखा हुआ है क्या? हाँ जी, वहां पर एक
हाँ, सेंट्रियोल के एस्ट्रल रेज के बीच में एस्ट्रल प्रोटीन। वेल डन निशा, बहुत ही बढ़िया, है ना। वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, समसूत्री असेंबली, ऐसे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, इस पे एपरेटस लिखा हुआ है एक वर्ड, है ना। ठीक है, सो उसको समझते आइएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। तारा केंद्र ध्रुवों पर पहुंचकर तरकु तंतु का निर्माण करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इधर फोकस करिएगा। सर ये एक वर्ड लिखा हुआ है एस्टर, ये क्या है? तारक लिखा हुआ है, ये क्या है? ये तारक, एस्टर और स्पिंडल फाइबर तंतु, ये दोनों मिलकर किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं जिसको हम स्पिंडल एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, ये समसूत्री विभाजन यंत्र बोलते हैं, समसूत्री विभाजन यंत्र। ये वर्ड लिखा हुआ है माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस समसूत्री विभाजन यंत्र लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है या उपकरण लिखा हुआ है, यंत्र उपकरण, ले मेरे भाई, उपकरण लिख दे, यंत्र लिख दे, एक ही बात है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये चीज समझ में नहीं है सर, ये एस्टर क्या है और ये स्पिंडल फाइबर क्या है, ये चीज समझ में नहीं है। मैंने कहा यही तो समझानी है, मेन तो चीज यही है। आइए ध्यान से देखिएगा, ये अगर एक कोशिका है, यहां ध्यान से देखिएगा, ये अगर एक कोशिका है, यहां पर ये गुणसूत्र लगे पड़े हैं, इस तरीके से फैले हुए हैं, इनको साइड में करते हैं। अभी हम जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं वो ये, आपको सेंट्रियोल याद आ रहा है? हाँ सर, सेंट्रियोल हमको याद आ रहा है। मेरा पहला प्रश्न, ये सेंट्रियोल झिल्लीहीन संरचना थी कि झिल्ली युक्त संरचना थी? जल्दी से बता, आराम से बता, कोई भागा दौड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से प्यार से पढ़ा रहा हूं, कुछ भागना नहीं है, बताइए जल्दी से। सबसे पहला प्रश्न, क्या ये तारक केंद्र, शिवम सेन फटाफट मुझे बता, क्या ये तारक केंद्र झिल्ली युक्त संरचना थी या झिल्लीहीन संरचना थी? झिल्ली युक्त थी। वेल डन, वेरी गुड। कैसी थी बेटा? ये झिल्ली युक्त थी, है ना, बहुत बढ़िया। और कोई है जो झिल्ली युक्त वाला है? शुभम पालीवाल नाम से भाई ये कौन है जिसने शुभम पालीवाल नाम रख लिया? हाँ जी, कैसी थी बेटा? झिल्ली युक्त थी? नहीं, कैसी थी? तारक केंद्र जो थे, ये तारक केंद्र कैसे थे? तारक केंद्र कैसे थे? झिल्लीहीन थे। चलो, इनका अरेंजमेंट बताओ, ये तारक केंद्र किससे बने हुए थे? सर सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए थे, और वो सूक्ष्म नलिकाएं 9+2 का अरेंजमेंट था कि 9+0 अरेंजमेंट था? जल्दी से ये भी बताओ, बोलो। ये जो तारक केंद्र के अंदर जो सूक्ष्म नलिकाएं थी, वो 9+2 का अरेंजमेंट था कि 9+0 का अरेंजमेंट था? नेहा सोनी पकड़ी गई, आकांक्षा सिंह पकड़ी गई, और विद्यासागर पटेल पकड़े गए, महेश पकड़ा गया, दीक्षा पांडे पकड़ी गई, शिवम चौहान पकड़ा गया, दिव्या सोनी पकड़ी गई, सृष्टि वर्मा पकड़ी गई, रफ्तार पकड़ा गया, डॉक्टर अनुराग कह रहे हैं 9+4 था। बेटा 9 भी क्यों लगा रहा है? 10-15 लगा दे, 9+4 कहां कर रहा है तू? तो एक काम कर, 420 कर उस पर। पानी और गिरा दिया। गुनगुन गोयल, शालिनी, अवनीश, आशीष पारिहार, अनुज, आहा कितना मजा आ रहा है मेरे को तुम्हारा नाम लेने में, और तुम्हें कितना मजा आ रहा होगा, तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। ओए होए, मजे कर दिए बेटा, है ना, मजा आ गया बेटा, वेरी गुड। ये 9+2 थी ना, है ना, 9+2 थी। तुम्हारे ना पूटे तुमको पिटाई करे, तुम्हारी लपड़े लगाए तुम्हारे, ये 9+2 वाले जो थे तुम्हारे। और डंडा होता है स्कूल में ना, बैंत बोला जाता था डंडे को, बैंत, बैंत नाम सुना? डंडा, पतली सी डंडी होती थी ना, और पतली वाली डंडी जब हाथ पे पड़ती थी ना, कसम से चिरमिलाहट हो जाती थी, मन ऐसे कर रहा जिनके नाम लेने तुम्हारे हाथों पे लगा डंडे। शिवानी अभी भी लगी पड़ी है, शिवानी कह रही नहीं सर 9+2 थी, तारक केंद्र में 9+2 थी, और कशाभिका और पक्षमाभ में 9+0 थी। हम तो पागल हैं, मैं तो हूं पागल, टेन ये कहूं हर पल, जन दे, ये कह रहे 9+8 थी। वाह, हाँ भैया, तारक केंद्र कैसी थी बेटा? 9+0 अरेंजमेंट था, और 9 परिधि पर जो सूक्ष्म नलिकाएं थी वो कैसी थी? त्रिक थी। 9 परिधि पर जो थी वो कैसी थी? त्रिक थी, त्रिक। याद आ रहा है तेरे को ये कैसी संरचना थी? सर ये एक घोड़ा कह रहा हूं, ये सर एक बैलगाड़ी के पहिए की जैसी संरचना थी। हाँ सर, याद आ गया, हाँ, याद आ रहा है, अरे याद आ रहा है, बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना थी। 9 परिधि पर त्रिक थी, बीच में कुछ नहीं था, धुरी बोला था, धुरी, हब प्रोटीन मिल रहा था, हाँ, व्हील शेप, बिल्कुल। चलो, सो ये हमें याद आ गया, जिनको याद आ गया अच्छी बात है, जिनको याद नहीं आया है चादर डाल के सो यार, क्या दिखा देना पढ़ाई से। ठीक है, अब इधर देख, अब इनके आसपास, इधर, अब इधर ये है सूक्ष्म नलिकाओं से बनी हुई, इनके आसपास सूक्ष्म नलिकाएं एकत्रित हो जाती हैं। क्या? इन तारक केंद्र के आसपास सूक्ष्म नलिकाएं एकत्रित हो जाती हैं। सर ये सूक्ष्म नलिकाएं कहां से आ गई? ये जो नीली नीली आप सूक्ष्म नलिकाएं दिखा रहे हो, ये सूक्ष्म नलिका कहां से आ गई? ये सूक्ष्म नलिका कहां से आ गई? मुझे बता, एक कोशिका का कंकाल कौन बनाया? एक कोशिका का कंकाल कौन बनाया? कौन बनाया? सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु, है ना। तो कुछ सूक्ष्म नलिकाएं इस तारक केंद्र के चारों तरफ लग जाती हैं, कुछ इसके चारों तरफ लग जाती है। अब मुझे बता, क्या ये संरचना तेरे को स्टार शेप दिख रही है? स्टार की जैसी? स्टार, सर स्टार तो नहीं दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सूरज से किरणें निकल रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये तेरे को तारा, सितारा मछली दिख रही है, सितारा, स्टारफिश, स्टारफिश जैसी स्ट्रक्चर है। हाँ, स्टारफिश ऐसी तो होती है, इस तरीके से कंकट निकले हुए होते हैं उससे। तो ये कुछ स्टार शेप की संरचना बन गई है। अब आप मुझे बताइए सोच समझकर, तारा मछली का वैज्ञानिक नाम जानता है? तारा मछली जो होती है, स्टारफिश जिसको हम बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम कितने बच्चे जानते हैं? बोल, स्टारफिश का वैज्ञानिक नाम कितने बच्चे जानते हैं? कोई है यहां पर जानने वाला? कोई ड्रॉपर जानता होगा यार? सर सूक्ष्म नलिका जेब से निकला है, मेरी जेब से तो नहीं निकला। हाँ सर, कहीं से नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, तुरंत है, मैं तेरी बात नहीं कर रहा। और कोई नहीं जानते? एस्टेरियास, एस्टेरियस पाइला, एस्टेरियस। वेल डन उपासना, मुस्कान गौतम, वेरी गुड, अवनीश गुप्ता, सकीना, वेल डन। एस्टेरियस नाम होता है क्या? एस्टेरियस।
अब इस एस्टेरियस वर्ड से शब्द आया एस्टर। क्या वर्ड आया? एस्टर। सो ये एस्टर क्या है? ये एस्टर क्या है? ये एस्टर स्टार शेप स्ट्रक्चर है। ये एस्टर क्या थी? स्टार शेप स्ट्रक्चर थी। कैसी थी? स्टार शेप स्ट्रक्चर। तुम मत पढ़ो, तुम मत पढ़ो, तुम फालतू की बातें करो, कर लो जिसको फालतू की बातें करनी है, मत पढ़ो। पढ़ने वाला पढ़ रहा है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, सीरियस होकर पढ़ रहा है, चीजों को समझ रहा है, कंसेप्ट को समझ रहा है। और जो नहीं पढ़ने वाला है वो फालतू की बातें यहां पर लिख रहा है कि जेब से निकाल दिए हो, नहीं लग रहा हमको स्टार शेप। तो जितना उठपटांग लिखना, आलतू फालतू लिखना लिख, मेरे वजन में 1% फर्क नहीं पड़ेगा और तेरे सिलेक्शन में 100% फर्क पड़ जाएगा, तेरा नहीं होगा दोस्त। सो एस्टेरियस कौन है? स्टारफिश है। और ये संरचना स्टार के जैसी दिखाई दे रही है, इसीलिए एस्टेरियस से वर्ड आया एस्टर, और एस्टर का मतलब था स्टार शेप स्ट्रक्चर। और ये स्टार शेप स्ट्रक्चर जो थी ये किससे बनी हुई थी? ये स्टार शेप स्ट्रक्चर जिसको एस्टर, इंग्लिश में एस्टर, हिंदी में बोलते हैं तारक। अरे नाम से सोच, तारक वर्ड किससे आया? सितारे से, स्टार से। एस्टर वर्ड का मींस क्या होता है? स्टार। और ये स्टार शेप स्ट्रक्चर कैसे बनी? तारक केंद्र, और उस तारक केंद्र के आसपास सूक्ष्म नलिकाओं का हो जाता है क्या? जलीकरण। मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता था। क्या हो जाता है? जलीकरण हो जाता है, जेल की भांति। जेल होता है ना, जेल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, सूक्ष्म नलिकाएं जेल की भांति यहां पर इस तरीके से लग जाती है और एक स्टार शेप स्ट्रक्चर पैदा हो जाती है, जिसको हमने बोला है तारक एस्टर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस्टर। ये संरचना जो है इसको हमने एस्टर बोला है। अब इससे ज्यादा मेरे अंदर भी बस की नहीं है, तो समझाने की, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो गोली मार। ठीक, चले अब आगे क्या? अब आगे क्या? अब इसके आगे क्या? अब यहां खत्म थोड़ा ना हो रही कहानी, अब इसके आगे देख। ये तारक केंद्र, ये तारक केंद्र किससे बना हुआ है? सर सूक्ष्म नलिकाओं से। और तारक केंद्र के बाहर भी कौन है? सूक्ष्म नलिका। यानी अंदर भी सूक्ष्म नलिका 9+0 और बाहर भी सूक्ष्म नलिका। अंदर तो 9+0 का अरेंजमेंट था, बाहर सूक्ष्म नलिका नलियों की भांति बाहर लग चुकी है। अब आगे क्या होगा? अब इधर देख, इस तारक केंद्र से, इस तारक केंद्र से प्लीज रिक्वेस्ट है, मत कंसंट्रेशन लूज कर अपनी। इस तारक केंद्र से बाहर निकल रही हैं सूक्ष्म नलिकाएं। तारक केंद्र से बाहर निकल रही हैं सूक्ष्म नलिकाएं। ये जो तारक केंद्र था, वापस से देख, ये तारक केंद्र है, इसके बाहर कौन है? सर ये स्पिंडल, ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं जिन्होंने स्टार शेप स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, अब इसके बीच में से, यहां से सूक्ष्म नलिका निकली, यहां से निकली, यहां से निकली, यहां से निकली, यहां से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ऐसे निकल रही है। अब ये जो सूक्ष्म नलिकाएं जो यहां से बाहर निकल रही हैं, तारक केंद्र से बाहर निकल रही हैं, दीज सूक्ष्म नलिकाएं आर कॉल्ड तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। ये है से बाहर निकल रही हैं सूक्ष्म नलिकाएं। तारक केंद्र से बाहर निकल रही हैं सूक्ष्म नलिकाएं। ये जो तारक केंद्र था, वापस से देख, ये तारक केंद्र है, इसके बाहर कौन है? सर ये स्पिंडल, ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं जिन्होंने स्टार शेप स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, अब इसके बीच में से, यहां से सूक्ष्म नलिका निकली, यहां से निकली, यहां से निकली, यहां से निकली, यहां से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ऐसे निकल रही है। अब ये जो सूक्ष्म नलिकाएं जो यहां से बाहर निकल रही हैं, तारक केंद्र से बाहर निकल रही हैं, दीज सूक्ष्म नलिकाएं आर कॉल्ड तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। ये है स्पिंडल फाइबर। अब जरा खुद इस पर फोकस कर और खुद देख, तेरे को यहां पर क्या संरचना दिखाई दे रही है। इधर यहां पर देख, इस संरचना को देख, तेरे को यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? ये कौन है लाल रंग का? तारक केंद्र। इसके आसपास सूक्ष्म नलिकाएं इकट्ठी हो गई थी और एक स्टार शेप की संरचना बनाई थी, जिसको हमने क्या बोला था? एस्टर, तारक। और फिर उससे बीच में से क्या निकल रही हैं? तंतु निकल रहे हैं, जिनको हमने बोला तरकु तंतु। ठीक है, नाउ ये तरकु तंतु और ये स्टार शेप की संरचना कौन कौन? ये तरकु तंतु, ये तरकु तंतु कौन कौन मेरे भाई? ये तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर, ये जो नीले नीले रंग के मैंने दिखाया तेरे को तरकु तंतु, और ये स्टार शेप की संरचना। अब ये स्टार शेप की संरचना किससे बनी थी? सर दो चीजों से। कौन? एक था तारक केंद्र और उसके आसपास सूक्ष्म नलिकाएं। ये सूक्ष्म नलिकाएं जो निकली थी ना, ये सूक्ष्म नलिकाएं, इनको बोलते हैं एस्टर रेज। क्या बोलते हैं? एस्टर रेज। और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, एक लास्ट टाइम फाइनल राउंड वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, फिर से बता रहा हूं, फोकस करके पूरा ध्यान इधर देना। यह है तारक केंद्र। कौन है ये? तारक केंद्र। वापस से सुनना, लास्ट टाइम बता रहा हूं। इस तारक केंद्र के आसपास सूक्ष्म नलिकाएं एकत्रित हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे किरणें निकल रही हैं, किरणें, सूर्य से किरणें निकल रही हैं। ये कौन थी गुरु? ये है कौन? हमारी सूक्ष्म नलिका, जिनको हमने बोला है एस्टर रेज। ये कौन था आपका? तारक केंद्र। दिस इज तारक केंद्र, और उसके आसपास जलीकरण हो गया, जेल की भांति यहां पर लग गई है कौन? एस्टर रेज सूक्ष्म नलिकाएं। ठीक है, ये दोनों संरचनाएं मिलकर क्या कहला रही थी? तारक एस्टर। ये दोनों संरचनाएं, तारक केंद्र और उसके साथ जो सूक्ष्म नलिकाएं रेज की भांति निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको, सन से जैसे सूर्य से निकलती है रेज, ऐसी, इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया? एस्ट्रल रेज नाम दे दिया है। ये जो निकल रही है इसको हमने बोल दिया तारक, इन दोनों को मिलाकर। अब जो बीच में जगह जो आपको दिखाई दे रही है, यहां से कौन निकल रही है? सूक्ष्म नलिकाएं
इनके बीच में से निकल रही हैं सूक्ष्म नलिकाएं, और ये सूक्ष्म नलिकाएं जो है इनको हमने नाम दिया है क्या बेटा? तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर। और ये सारी की सारी किससे बनी होती हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती है। सर तारक केंद्र की बजाय तारक काय होना चाहिए ना? हाँ, एनसीईआरटी में तारक काय की जगह तारक केंद्र होना चाहिए था, लेकिन तू जानता अच्छे तरीके से, तू पढ़ चुका है। यहां पर विपरीत ध्रुव पर कौन जाते हैं? तारक केंद्र जाते हैं। तारक केंद्र भी मिलकर क्या कहलाते हैं? तारक काय कहलाते हैं। हाँ जी, हाँ, समझ में आ गया? अब जरा सोचिए, तारक और ये तर्कु तंतु, ये दोनों मिलकर क्या कहला रहे थे गुरु? ये दोनों मिलकर कहला रहे थे आपके, ये दोनों मिलकर क्या रहे थे आपके? माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस, समसूत्री विभाजन उपकरण। ये था आपका टॉपिक। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं यहां से जो तर्कु तंतु निकल रहे हैं वो जाकर किससे जुड़ेंगे? मैं ऑलरेडी तेरे को बता चुका हूं, पूरे तरीके से तेरे को ये सारी चीजें समझा चुका हूं। ठीक है, हाँ जी, आगे समझ में? बहुत ही बढ़िया। चले आगे। ये थी हमारी पूर्व अवस्था। ये कौन थी? पूर्व अवस्था थी। आगे बढ़ते हैं, अब है मध्यावस्था। सर मध्यावस्था में क्या होगा? प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, नीट में पूछा गया है कि तुमको पता लगाना कि मध्यावस्था चालू हुई है, तुम कैसे पता लगाओगे कि मध्यावस्था की स्टार्टिंग हुई है? किसकी स्टार्टिंग हुई है? मध्यावस्था की स्टार्टिंग हुई है। तुमको कैसे पता लगेगा कि मध्यावस्था स्टार्ट हुई है? तो याद रखना, जब केंद्रक आवरण पूर्ण रूप से क्या हो जाए? समाप्त हो जाए या अदृश्य हो जाए, दिखना खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए, तब हम बोलेंगे मध्यावस्था स्टार्ट हुई है। गायब हो जाए, ले भाई गायब हो जाए। ठीक है, इधर देख, मैंने जानबूझ के इस डायग्राम में हल्का हल्का देख, जानबूझ के इस डायग्राम में हल्की हल्की केंद्रक आवरण की झिल्ली दिखाई है, टूटती हुई दिखाई है, जानबूझ के दिखाई है। क्या कि अभी प्रोफेज चल रहा है, और जैसे ही ये केंद्रक आवरण पूरा का पूरा हट जाएगा, पूरा का पूरा हट जाएगा, यानी कंडीशन कैसी हो जाएगी सर? कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी कि भैया ये आपके, कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी कि भैया ये आपके तारक केंद्र हैं, सेंट्रियोल्स हैं, जो स्टार शेप थे, एस्टर थे, और इनके बीच में से क्या निकले थे? तर्कु तंतु निकले। ठीक है, केंद्र का आवरण पूरा विलुप्त हो चुका है, पूरा विलुप्त हो चुका है। अब ये प्रारंभ होएगा किस चीज का बेटा जी? अगर मध्यावस्था का प्रारंभ कब होता है? जब केंद्रक आवरण पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ये है पहला बिंदु। क्या ये तुमको चीज समझ में आ गई? केंद्रक आवरण पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? गायब हो चुका है। और जो यहां पर गुणसूत्र थे वो टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं, इस तरीके से टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं। और वो जो टेढ़े मेढ़े गुणसूत्र पड़े हुए हैं, उन गुणसूत्रों से जाकर कौन जुड़ रहा है? सर इन गुणसूत्रों से जाकर जुड़ रहे हैं कौन भैया? हमारे तर्कु तंतु। किनसे? ये जो गुणसूत्र जो थे, इन गुणसूत्रों से जाकर जुड़ रहे हैं। ये जो हमारे गुणसूत्र जो थे, इन गुणसूत्रों से जाकर जुड़ रहे हैं कौन? तर्कु तंतु। अब तू ये भी जरा कि गुणसूत्र के किस भाग से जुड़ रहे हैं, क्या मुझे बताने की जरूरत है? बता। तो ये भी जानता है किससे जाकर जुड़ेंगे? सर तर्कु तंतु जाकर जुड़ेंगे। तर्कु तंतु, एक बच्चे ने बोला सर हमारे ना तर्क तंतु लिखा हुआ है, तर्कु नहीं लिखा हुआ। बेटा हल्की सी हिंदी में मिस्टेक कर दी होगी लिखने वाले ने, वो हटा दिया होगा। तर्कु तंतु गुणसूत्र के किससे जाकर जुड़ेंगे? गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके से खिंचाव पैदा करते हैं, कुछ इस तरीके से खिंचाव पैदा करते हैं, कुछ इस तरीके से खिंचाव पैदा होता है गुरु कि सारे के सारे गुणसूत्र एक रेखा में लग जाते हैं। इस तरीके से कुछ इस तरीके से खिंचाव पैदा किया। सर अब ये खिंचाव कौन पैदा करेगा बेटा जी? यहां पर ये जो एस्टर थी ना, एस्टर वो करती है। सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये थोड़ा और डीप में चला जाएगा दोस्त, समझाऊं? थोड़ा और डीप में चला जाएगा, चल समझा देता हूं। देख इधर आ, देख यहां पर मैंने तेरे को एक चीज बताई थी, देख इधर देख, तेरे को यहां पर कौन दिखाई दे रहा है? तूने बोला सर हमको ये तारक केंद्र दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ठीक है, इस तारक केंद्र के आसपास सफेद रंग का क्या दिखाई दे रहा है? देख पढ़ने वाला आराम से बैठकर पढ़ेगा, ना पढ़ने वाला भाग जाएगा। जिसको भागना है भाग जाए, जिसको चुपचाप बैठकर पढ़ना है, कंसेप्ट समझना है, बायो को फील करना है, वो चुपचाप बैठकर पढ़ेगा। अभी तो कितनी देर, 6 बजे से 2 घंटे हुई है क्लास को, आगे आगे देख, आगे आगे 4-4 5-5 घंटे की क्लास लूंगा, फिर क्या करेगा? हाँ जी सर आपने तो कहा था टूट जाते। अरे अभी तोड़े थोड़ी ना तोड़ेंगे भाई, एनफ जाने देना, पश्चावस्था जब आएगी तब तोड़ेंगे। अभी देख देख तेरे को यहाँ पर तारक केंद्र दिख रहा है। हाँ सर हमको तारक केंद्र दिख रहा है, और हमको ये सफेद रंग के, हमको ये सफेद रंग के ये सूक्ष्म नलिकाएं दिख रही थी। ये मान लीजिए सफेद रंग की सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये सफेद रंग की सूक्ष्म नलिकाएं हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए सफेद रंग की सूक्ष्म नलिकाओं के बीच में से पिंक कलर की कौन निकल कर जा रही है? सोचिए सफेद रंग की, इधर फोकस कर बेटा, इधर लक्ष्मी नारायण, इधर ध्यान से सुन। हाँ किरण मैं नहीं देखता हूं पढ़ाते हुए। ये जो सफेद रंग की सूक्ष्म नलिकाएं हैं, इन सफेद रंग की सूक्ष्म नलिकाओं के, जिनको हमने एस्टर रेज बोला था, इनके बीच में से कौन जा रही थी? तर्कु तंतु जा रहे थे। अब इमेजिन कर, ये इस तरीके से दो सफेद रंग की कौन है? सूक्ष्म नलिका, और इनके बीच में से उनको, इनके बीच में से ये जा रही है। हाँ इस तरीके से ये दो मेरे हाथ जो है, ये सफेद रंग की कौन है? एस्ट्रल रेज है, सूक्ष्म नलिका, और इनके बीच में से कौन जा रही है? सर ये तर्कु तंतु जा रही है, जा रही है। हाँ सर। अब जरा सोचिए, ये जो सफेद रंग की एस्ट्रल रेज है, सूक्ष्म नलिका, ये सफेद रंग की, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ये वाला पोर्शन, ये तर्कु तंतु, ये भी तो खींचेगा कि नहीं खींचेगा?
इतनी सी बात समझ में आई कि भैया इन दोनों के बीच में से ये जारी थी, अगर ये दोनों सिकुड़ेंगे, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो इनसे जुड़े होने वाली ये जो तर्कु तंतु है ये भी तो खींचेगी कि नहीं खींचेगी, खींचेगी ना। तो दोस्त यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर ये जो गुणसूत्र के काइनेटोकोर से तर्कु तंतु जुड़ चुके हैं, गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से तर्कु तंतु जुड़ चुके हैं। अब यहां से खिंचाव पैदा होगा, यहां से वो जो एस्टर जो थी वो खिंचाव पैदा करेंगी, जिससे ये इन गुणसूत्रों को, सभी गुणसूत्रों को एक लाइन में लाकर इकट्ठा कर देंगी। ये जो होती है इसको बोला जाता है मध्य अवस्था पट्टिका। ये जो जगह जो होती है जहां पर ये सारी की सारी एकत्रित हो रहे हैं गुणसूत्र, इस जगह को बोला जाता है मध्य अवस्था पट्टिका। ये जगह मध्यावस्था पट्टिका, मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है जहां पर ये सारे के सारे गुणसूत्र एक ही लाइन में एकत्रित हो जाते हैं। तो भैया मेरे को यहां पर क्या लिखना था? तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, हां सर, और सभी गुणसूत्र एक सीधी रेखा में लग जाते हैं। तीसरा बिंदु, सभी गुणसूत्र एक सीधी रेखा में लग जाते हैं, जिसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मध्यावस्था पट्टिका, मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। बताइए मेरे भाई, अब प्रश्न क्या होगा? सर छुट्टी कर दीजिए, नहीं अभी नहीं कर रहा हूं, टीलोफेज पढ़ाऊंगा तब छुट्टी करूंगा। अब जरा सोच, इन गुणसूत्रों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब अगर गुणसूत्रों का आकारिकी, क्या पूछा जाएगा कि भाई साहब अगर गुणसूत्रों का आकारिकी, क्या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की एनाटॉमी, सॉरी क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, यानी उसकी एक्सटर्नल स्टडी अगर बेहतरीन ढंग से करनी है तो बेस्ट फेज कौन सी होगी? तो याद रखना चौथा बिंदु, गुणसूत्रों का अध्ययन या आकारिकी, गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन, सॉरी गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन इस अवस्था में किया जाता है, इस अवस्था में किया जाता है। इंग्लिश में बहुत सीधी सी लाइन बोलते हैं हम, द बेस्ट फेज टू एनालाइज, द बेस्ट फेज टू स्टडी द क्रोमोसोम इज मेटाफेज, द बेस्ट फेज टू स्टडी द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज मेटाफेज। एक गुणसूत्र की आकारिकी का बेस्ट अध्ययन जो है वो किस अवस्था में किया जाता है? मेटाफेज में किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में सारे के सारे गुणसूत्र एक सीधी रेखा में होते हैं ताकि उनको आराम से उनका अध्ययन किया जा सके। कृष्णा सोलंकी को 7 दिन के लिए गायब कर देना बैच में से, अवनीश गुप्ता को भी 7 दिन के लिए ब्लॉक कर देना बैच में से। हाँ जी, हाँ जी, डन। इन ये जो आ रहे हैं इनको, जिनको छुट्टियां चाहिए इनको कर दीजिएगा, ये लास्ट में भी छुट्टियां ही मांगेंगे। ठीक, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या तुमको यहां पर नाटक होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? कभी यहां पर धागे निकल रहे हैं, फिर ये यहां पर गुणसूत्रों से जुड़ रहे हैं, फिर गुणसूत्रों को हिलाकर यहां लाया जा रहा है, यहां पर क्रोमेटिन जो था वो धागा था वो संघनित हो रहा है गुणसूत्र। क्या बड़ा नाटक से नहीं हो रहे? अजीब अजीब से नाटक से नहीं लग रहे हैं? केंद्र का आवरण हटा दो, बाद में केंद्र का आवरण आ जाएगा, कोशिकांग को हटा दो, बाद में कोशिकांग आ जाएंगे, और आपको ये जो क्रोमेटिन है पहले इसको संघनित करके गुणसूत्र बना दो, फिर वापस से क्रोमेटिन। अजीब से नाटक से नहीं लग रहे तुमको यहां पर होते हुए? हाँ सर। तो जरा सोच, ये जो कैरियोकाइनेसिस जो था, ये कैरियोकाइनेसिस, ये समसूत्री विभाजन, ये जो अवस्थाएं जो है, क्या ये बड़ी नाटकीय नहीं है? क्या ये बड़ी नाटकीय नहीं है? हाँ सर। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है समसूत्री विभाजन में कि एक नाटकीय अवस्था है, नाटक हो रहे हैं यहां पर। डन। तो आई होप जिसने यहां पर अभी कमेंट में लिखा था सर ये नाटक की अवस्था क्यों हो रही है? अरे भैया नाटक हो रहे हैं, बनाओ हटाओ, विलुप्त करो, वापस लाओ, फिर ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, थोड़े नाटक हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया? नाटकीय अवस्था। चलो जी, सो पूर्व अवस्था हो गई हमारी, मध्य अवस्था हो गई है, ये हमारी मध्य अवस्था थी बेटा। मध्य अवस्था में फाइनली गुणसूत्रों का आकार अध्ययन किया जा सकता है, सारे गुणसूत्र एक रेखा में लग जाते हैं, जिसको हमने क्या बोला? मध्य अवस्था पट्टिका बोला है। तर्कु तंतु से जुड़ गए थे, केंद्र का आवरण जब खत्म होता है तब हम बोलते हैं मध्य अवस्था की स्टार्टिंग हो रही है, दिस इज मेटाफेज। अब आ जाते हैं बेसिकली अगली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पश्चावस्था। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे छोटी अवस्था ये होती है, आप जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। पश्चावस्था में क्या होने वाला है? सिंपल सी बात, ध्रुवों पर देख भाई, देख यहां पर ये गुणसूत्र है, ठीक है, यहां पर मैं बैठा हूं, यहां पर मेरा दोस्त बैठा है, मैंने यहां से धागा फेंका है, पिच क्यों? एक धागा गया यहां पर जाकर जुड़ा। मेरे दोस्त ने यहां से धागा फेंका, पिच क्यों? एक धागा गया यहां जाकर जुड़ा। ये मध्य अवस्था में हो गया था। अब मैंने अपने धागे को खींचा, मेरे दोस्त ने अपने धागे को खींचा, जैसे ही हम अपने धागे को खींचेंगे तो जरा सोच, ये धागा टूट जाएगा। सोच आराम से, बात मत कर, सोच ये धागा टूट जाएगा। अरे शीशा हो या धागा हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है। बोल भाई, टूटा कि नहीं टूटा? हाँ सर टूटा। किसने तोड़ा? सर यहां से जो स्पिंडल फाइबर जो थे, जो तर्कु तंतु यहां पर निकाले गए थे, किससे? तारक केंद्र से निकाले गए थे। इन तारक केंद्र की एस्टर याद आ रही है? वो खींचेगी, और वो खींचेगी तो ये गुणसूत्र टूटेगा कि नहीं टूटेगा? शिवानी नामदेव कह रही डाउट। एक बस लगातार कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। प्रदीप धाकड़, टेस्ट अपलोड कर दो, हमने अभी बैच ज्वाइन किया है। रोशन वर्मा कह रहा आप मेरा कमेंट ही नहीं देखते हो। क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है? कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई, कि इस तरफ तो तुमसे कम तुम्हारे कमेंट पड़े हैं, रिप्लाई भी करे हैं, फिर भी तुम ना खुश हो। क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है? किस किस का कमेंट पड़े? अरे हमारा सिर फटा जाए। हाँ जी, चल आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको इतनी सी बात बोली कि भाई ये गुणसूत्र था। अब तेरे को पता है एक अलग लेवल का एक लेजेंड आएगा क्लास में। सर आपने अभी पिछले डायग्राम में यहां दिखाया था, ऐसे गुणसूत्र दिखाया था, यहां पर रखे थे तारक केंद्र, यहां से डाले थे धागे, आपने यहां से तोड़ा था, आप इधर ऐसे तोड़ रहे हो। मैंने कहा बेटा मैं ऐसे कर रहा था, मुझे ऐसे घुमा दे, अपने मोबाइल को ऐसे घुमा दे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे। ठीक, चलो सर फाइनली ये कंडीशन हो गई है, ऐसे नहीं तो ऐसे।
ठीक है, डन। चलो अब ध्यान से सुन, तूने गुणसूत्र को तोड़ा। गुणसूत्र का ये वाला कौन सा भाग था, याद कर, ये कौन सी जगह थी, याद कर। सर गुणसूत्र बिंदु, क्या गुणसूत्र बिंदु तेरे को टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बोला हाँ या ना। ये गुणसूत्र बिंदु टूट गया, गुणसूत्र बिंदु टूट गया, गुणसूत्र बिंदु टूटा, हाँ जी। अरे हाँ जी बोल पापा, हाँ जी। गुणसूत्र बिंदु क्या हो गया, टूट गया, हाँ सर टूट गया। गुणसूत्र बिंदु टूटने के बाद गुणसूत्र टूट गया, या तो गुणसूत्र बिंदु टूट गया या गुणसूत्र टूट गया। अब ये टूटने से क्या बना सर, अर्ध गुणसूत्र बना। क्या बन गया, अर्ध गुणसूत्र का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया सर, अर्ध गुणसूत्र का निर्माण हो गया। हो गया, चलो अब देख मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। हाँ सेंट्रोमियर टूट गया, ठीक है, सेंट्रोमियर टूट गया, गुणसूत्र बिंदु जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं वो टूट गया, अर्ध गुणसूत्र बन गए। हाँ सर, अब सोच मैं इस धागे को इधर खींचूंगा, और इधर से मेरा दोस्त इस धागे को खींचेगा, सोच ये जो भुजाएं हैं, सोच ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये काइनेटोकोर जो है, काइनेटोकोर है ना ये दोस्त। सोच ये आधा, ये गुणसूत्र बिंदु टूट गया, ये गुणसूत्र, ये टूटा हुआ गुणसूत्र बिंदु, बोलो ये टूटा हुआ गुणसूत्र बिंदु, इसको जब मैं और खींचूंगा, मेरे भाई इधर देखना, क्या ये कंडीशन ऐसी नहीं हो जाएगी, सोच के बताना मेरे को। देखते कितने बच्चे मेरी इस बात को पकड़ पाएंगे। सोच मैं इस धागे को खींचूंगा, ये कंडीशन आ जाएगी। अरे भाई सोच, ये मेरी भुजाएं हैं, ये ऐसे ले ले, ये मेरी भुजाएं हैं, ठीक है। अब मेरे को उधर की तरफ, पीछे की तरफ कोई खींचेगा तो मैं ऐसे नहीं रहूंगा, जाएगा ना। अरे पतंग उड़ाइए कि नहीं उड़ाइए दोस्त, ये अगर ऐसे खींचे तो ये उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, भुजाएं पीछे की ओर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? भाई ये मेरी भुजाएं हैं, तू मेरे को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, है तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, है भाई, होएगा कि नहीं होएगा, हो जाएगा ना। तुम्हारे मोबाइल से बाहर निकलकर तुम्हारी पिटाई लगा दूंगा, पढ़ोगे नहीं तो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। बस यही कंसेप्ट सीखना था, खत्म, इतनी सी बात थी। तो मेरे भाई पश्चावस्था में क्या हुआ, गुणसूत्र बिंदु क्या हो गया, विखंडित हो गया, गुणसूत्र बिंदु विखंडित हो गया, गुणसूत्र बिंदु टूट गया। एक सेकंड रुकना, हाँ जी, गुणसूत्र बिंदु क्या हो गया, हाँ जी, गुणसूत्र बिंदु क्या हो गया बेटा, टूट गया। हाँ सर, गुणसूत्र बिंदु क्या हो गया, टूट गया। और अर्ध गुणसूत्र अलग हो गए। देख गुणसूत्र बिंदु टूट गया, हाँ सर, अर्ध गुणसूत्र अलग हो गए, हाँ अलग हो गए। और अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग रहे हैं, हाँ सर, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग रहे हैं, जिसमें ये टूटा हुआ गुणसूत्र बिंदु किधर की तरफ है, आगे की तरफ। ये टूटा हुआ गुणसूत्र बिंदु किधर है, आगे की तरफ है, और भुजाएं पीछे की तरफ है। टूटा हुआ गुणसूत्र बिंदु आगे की तरफ, और अर्ध गुणसूत्र की भुजाएं पीछे की तरफ होती हैं। ये था हमारा एनाफेज। बता मेरे भाई, इतनी सी बात मुझे थी समझानी, बोल इतनी सी बात तेरे को समझ में आई? नहीं प्रदीप धाकड़, मैं ना पिटाई कर दूंगा, सच्ची कह रहा हूं मैं। अब लिमिट होती है एक चीज की, पढ़ाते हुए डिस्टर्ब करने की आदत छोड़ दे बेटा, ठीक है। सर गुणसूत्र बिंदु और क्रोमेटोफोर किस चीज, क्रोमेटोफोर क्या लिख रहा है, फिर कहते आप हमारा डाउट नहीं देखते, क्या फालतू डाउट लिख रहा है। क्रोमेटोफोर कहां से आ गया यहां पर, एस के नाम से बालक है। टूटा हुआ गुणसूत्र, अब हमारी एनसीईआरटी ने पता मिस्टेक क्या करी, हमारी एनसीईआरटी ने, देखना अपनी एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है गुणसूत्र बिंदु आगे की तरफ और भुजाएं पीछे की तरफ होती है, लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या लिखना चाहिए था भाई, तूने गुणसूत्र बिंदु तो तोड़ दिया ना, तो गुणसूत्र बिंदु टूटा हुआ लिखूंगा। तो मैंने यहां पर एक्जेक्टली वो डेफिनेशन लिखी जो सही है। क्या, टूटा हुआ गुणसूत्र बिंदु, ये टूटा हुआ गुणसूत्र बिंदु जो है ये तो आगे की तरफ जा रहा है और भुजाएं पीछे की तरफ है। हाँ जी ठीक है। सर आपने बोला था एक टॉपिक बताएंगे, हाँ बताएंगे, मेरे को पता है, मेरे को याद है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, समसूत्री किसमें होता है, मेरे को पता है। ये वाला टॉपिक जो तू कह रहा है ना, ये वाला वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। ये वाला, यही वाला था ना, ये वाली लाइन थी ना, ये वाली स्टार्टिंग वाली, ये जब आएगी मैं अपने आप बता दूंगा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाली ये जब आएगी मैं अपने आप बता दूंगा, मेरे को याद है बेटा, टेंशन मत ले। कोल्चिकाइसिन क्या होता है वो बताऊंगा तेरे को, अर्धसूत्री विभाजन में कोल्चिकाइसिन। हाँ भाई, मध्यावस्था समझ में आ गई, पश्चावस्था समझ में आ गई। चलो अब एक बहुत जोरदार बिंदु है, ध्यान से देखना। आपको चेक पॉइंट बताए थे, हाँ सर चेक पॉइंट बताए थे आपको। जब मैं चेक पॉइंट बता रहा था तो उस चेक पॉइंट में मैंने आपको बताया था, एक चेक पॉइंट और बताऊंगा मैंने कहा था आपसे, और वो चेक पॉइंट था एपीसी। याद आ रहा है, बोला था ना एक चेक पॉइंट बताऊंगा जिसका नाम है एपीसी, और इससे 2016 में नीट में क्वेश्चन आया था। आइए अब उसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मध्यावस्था में ही, वैसे पांचवा बिंदु यहां पर होना चाहिए था, मध्यावस्था में तारक केंद्र से जो तरकु तंतु निकले थे, ध्यान से सुन लो प्लीज, थोड़ी देर है बेटा, प्लीज थोड़ी देर है, ध्यान से सुन लो। क्या बोला हमने, तारक केंद्र से क्या निकले थे, तरकु तंतु निकले थे। अगर वे काइनेटोकोर से नहीं जुड़ते तो आप मुझे बताइए, क्या वो कोशिका मध्यावस्था से पश्चावस्था में जाएगी, मेटाफेज से एनाफेज में जाएगी? सोच, तारक केंद्र से, ये तारक केंद्र से जो तरकु तंतु निकले, अगर ये काइनेटोकोर से ना जुड़े, सोच अगर ये काइनेटोकोर से नहीं जुड़ते तो सोच क्या वो कोशिका, तो कोशिका मेटाफेज से एनाफेज में नहीं जाएगी। डन। अब इसका उल्टा कर, अब इसी चीज को, इसी लाइन का उल्टा कर, ये जो मैंने लिखा, अगर तारक केंद्र से तरकु तंतु काइनेटोकोर से जुड़ गए
अगर तारक केंद्र से निकले हुए तरकु तंतु काइनेटोकोर से जुड़ गए तो क्या वो कोशिका एनाफेज में जाएगी? हाँ जाएगी। जाएगी ना? हाँ सर जाएगी। अगर काइनेटोकोर से नहीं जुड़े तो नहीं जाएगी, काइनेटोकोर से जुड़ गए तो जाएगी। ये कौन रेगुलेट करेगा? सर ये रेगुलेट करेगा मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मींस जटिल, जटिल मींस जो कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कई सारे प्रोटीन है, कई प्रोटीन है। क्या बोला हमने? कई प्रोटीन है, कई प्रोटीन है जो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहे, जटिल बना रहे हैं, जो ये रेगुलेट करेंगे, देखेंगे, परखेंगे, चेकिंग करेंगे कि भाई सब काइनेटोकोर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। अगर जुड़ गया तो वो मेटाफेज से एनाफेज में डाल देंगे, कोशिका को जाने देंगे, और अगर नहीं जुड़ा तो सीधी सी बात है भाई साहब, प्रोसेस दोहराई जाएगी। फिर भी नहीं जुड़ा तो फिर उस कंडीशन में उस सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है, उस सेल को खत्म कर दिया जाता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सुसाइड ऑफ द सेल, लाइसोसोम फट जाएंगे। समझ में आया? तो कुल मिलाकर कहानी जो थी वो ये, मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जिम्मेदार था उसका नाम है एपीसी। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीसी? दिमाग लगा। एपीसी की फुल फॉर्म एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अब जिसको ये वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, सोच तू 5th क्लास से जब 6th क्लास में आया तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू आर प्रमोटिंग फ्रॉम 5th टू 6th क्लास। तो 10th से 11th में आया तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू आर प्रमोटिंग फ्रॉम 10th टू 11th क्लास, यानी एक जगह से अगली अवस्था में जाना। सो एनाफेज में प्रमोट करने के लिए, एनाफेज में डालने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स यानी कुछ जटिल किसके? प्रोटीन के जिम्मेदार थे, जिनका नाम था एपीसी, जो ये देखेंगे कि भैया आपके काइनेटोकोर से तरकुतंतु जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। क्लास अटेंड करो, अब तक जितने लेक्चर हुए वो फटाफट कवर करो। नहीं कवर करोगे कोई दिन नहीं, 26 तारीख से वापस से बैकलॉग सीरीज स्टार्ट हो रही है। सर एपीसी स्पर्म में होता है? अरे हर कोशिका में होता है यार। स्पर्म में क्या होता है? हर कोशिका में होता है। सर क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये आया था कि अगर किसी कोशिका में तरकु तंतु का निर्माण नहीं होता तो वो कोशिका कौन सी अवस्था में रह जाएगी या कौन सी अवस्था में नहीं जा पाएगी? सोच, अगर क्वेश्चन ये पूछा, अगर किसी कोशिका में तरकु तंतु का निर्माण नहीं हो रहा, सॉरी, अगर किसी कोशिका में तरकु तंतु काइनेटोकोर से नहीं जुड़े तो वो कोशिका कौन सी अवस्था में रह जाएगी? मेटाफेज। कौन सी अवस्था में नहीं जा पाएगी? एनाफेज। खत्म, ये क्वेश्चन है। चलिए जनाब, ये थी पश्चावस्था। अब लास्ट है हमारी अंत्यावस्था। अंत्यावस्था को खत्म करते हैं। सर अंत्यावस्था जिसको हमने बोला टीलोफेज। सर टीलोफेज क्या होता है? एक लाइन लिख रहा हूं, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। रिवर्स ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का विपरीत, पूर्वावस्था की विपरीत अवस्था। अभी रुक जाइए, इस अवस्था में कुछ वर्ड है जो समझ में नहीं आते एनसीईआरटी, वो बता रहा हूं। हमने सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी है, क्या पूर्वावस्था में जो हुआ उसका उल्टा होएगा, रिवर्स होएगा किसका? प्रोफेज का। अब क्या क्या हुआ था आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। आपने एनाफेज में देखना, एनाफेज में क्या किया? सर हमने एनाफेज में यहां पर हमारा ये तारक केंद्र था, हमने कहा हमने सर गुणसूत्र को तोड़ दिया। मैंने कहा बिल्कुल, ये इस तरीके से गुणसूत्र को हमने तोड़ दिया था। ये हमारे अर्धगुणसूत्र थे जो धागे द्वारा ले जाए जा रहे थे, इस तरीके से। ये हमारे अर्धगुणसूत्र थे जिनको ले जाया जा रहा था, ये अर्धगुणसूत्र इनको ले जाया जा रहा था। हाँ जी बिल्कुल ले जाया जा रहा था, ठीक है, ले जाया जा रहा है। हाँ सर ले जाया जा रहा है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, इनको ले जाया जा रहा है। अब अंत्यावस्था, ये कौन सी अवस्था है? एनाफेज। ये कौन है बेटा? एनाफेज है, एनाफेज यानी पश्चावस्था है। अब अंत्यावस्था में क्या होगा? टीलोफेज में क्या होगा? इधर देख, कुमकुम बता दिया जाएगा। टीलोफेज में क्या होगा? इधर देखना, ये अर्धगुणसूत्र कहां पर पहुंचे? सर अर्धगुणसूत्र जो है यहां पर पहुंच गए ध्रुवों पर। कौन पहुंच गए? सर अर्धगुणसूत्र पहुंच गए ध्रुवों पर। कौन है यहां पर? सर ये तारक केंद्र था, ये तारक केंद्र था। तारक केंद्र में अपने तरकुतंतु समाप्त कर दिए, खत्म हो गए। यहां पर अर्धगुणसूत्र आ चुके हैं। डन, क्लियर। अर्धगुणसूत्र कहां पर पहुंच गए? सर अर्धगुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच गए। लिख देता हूं, अर्धगुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। अभी तुमको बोल देना एक मूवी देखने बैठ जाओ, अभी तुमको बोलते हैं कि भैया एक मूवी देख लो, मूवी है पठान, है ना, वो तुम बैठ जाओगे आराम से देखने के लिए, शाहरुख खान की, सलमान खान की, तुम 3 घंटे बायो नहीं पढ़ पा रहे हो। हाँ भाई, अर्धगुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। हाँ सर अर्धगुणसूत्र जो है वो ध्रुवों पर पहुंच गए। कौन से? ये अर्धगुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच गए, ठीक है। अब क्या होगा भाई साहब? तुमको याद था कोशिका द्रव्य गाढ़ा हुआ पड़ा था, याद है? हाँ सर, कोशिका द्रव्य गाढ़ा हुआ पड़ा था, कोशिका द्रव्य वापस से हल्का हो जाएगा। और कोशिका द्रव्य अगर हल्का हो जाएगा, मतलब गाढ़े से कैसा हो जाएगा? वापस से अपनी सामान्य परिस्थिति में आ जाएगा। तो कौन दिखने लग जाएंगे? कौन दिखेंगे? अजी कौन दिखेंगे? दिमाग लगा। अरे कौन दिखेंगे सर? कौन दिखेंगे सर? कोशिकांग, कोशिकांग उन्हें दिखाई देंगे, दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। केंद्रक आवरण निर्मित हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न होगा आपसे, केंद्रक आवरण कौन बनाएगा? सोच, यहां पर अंतःप्राय द्रव्य जालिका दिखने लग जाएगी। ये अंतःप्राय द्रव्य जालिका है। याद कर, कोई खुरदरी और चिकनी अंतःप्राय द्रव्य जालिका थी। हाँ सर, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी ने क्या बनाया? प्रोटीन। चिकनी ने क्या बनाया? लिपिड। वो खुरदरी और चिकनी से प्रोटीन और लिपिड जो बना, उस प्रोटीन और लिपिड ने गुरु क्या बना दिया? आवरण बना दिया। अब इस आवरण को मैंने क्या बोला? सर केंद्रक आवरण बोला, तो यही तो लिखा, केंद्रक आवरण ध्रुवों पर निर्मित हो जाते हैं। सोच, इसका उल्टा किसमें हुआ था? पूर्व केंद्रक आवरण क्या हो गया था? खत्म हो गया था। हाँ, कोशिकाएं क्या हो गए थे? दिखाई देना बंद हो गए थे। हाँ, यही हुआ था ना। हाँ सर, उल्टा कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया। हाँ सर, अब जरा सोच, डन। अब इमेजिन करिए कौन है? अर्धगुणसूत्र है, दिख रहे हैं अर्धगुणसूत्र। हाँ, अब ये जो अर्धगुणसूत्र है, ये अर्धगुणसूत्र देखना यहां पर, ये अर्धगुणसूत्र फैल जाएं, ये अर्धगुणसूत्र फैल जाएं, फैल जाएं, फैल जाएं, तो इस प्रक्रिया को मैं संघनन बोलूंगा या विसंघनन बोलूंगा, कंडेंसेशन बोलूंगा कि डीकंडेंसेशन बोलूंगा। सोच, दिमाग लगा। सर प्लीज सुन लीजिए ना, चौंटा लगा देंगे तुम्हारे, यहां पर पढ़ाई करा रहे, तुम चुपचाप बैठकर पढ़ नहीं सकते हो यार, हैं?
बोलिए, क्या इस प्रक्रिया को हम विसंगनन बोलेंगे या संगनन बोलेंगे? सोच, क्या हमने प्रोफेज में, इधर देख यहां, क्या हमने प्रोफेज में पूर्वावस्था में क्रोमेटिन को, क्या क्रोमेटिन गुणसूत्र था क्या? नहीं, क्रोमेटिन गुणसूत्र थोड़ा था, ये थे गुणसूत्र, वो भी कौन से? अर्ध गुणसूत्र थे, जो बाद में गुणसूत्र बन गए। बाद में गुणसूत्र बन जाएंगे, पहले गुणसूत्र लिख दिया। तो क्रोमेटिन से हमने गुणसूत्र बनाया कि नहीं बनाया? हां सर, संगनन किया। अब सोच, वही अर्ध गुणसूत्र वापस अगर फैल जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? क्या गुणसूत्र की, सोच मैं क्या बोलूंगा कि जो गुणसूत्र जो है उस गुणसूत्र की पहचान खत्म हो गई कि नहीं होगी? नहीं, नहीं समझ में? वापस से देख भाई, यहां पर देख, इधर देख, वापस से इधर देख, ये क्रोमेटिन है, ये गुणसूत्र थोड़ा है, ये ना गुणसूत्र है, अर्ध गुणसूत्र बना देंगे फाइनली है। सोच, यहां पर गुणसूत्र की पहचान कहां होगी? यहां होगी कि यहां होगी? सर यहां होगी, यहां थोड़ी ना होगी। जब तू यहां से यहां बनाएगा, क्रोमेटिन का संगनन करेगा, तभी तो गुणसूत्र बनेगा, गुणसूत्र की पहचान होगी यहां सर। अब तो इसका उल्टा कर दे, जो अर्ध गुणसूत्र है वो वापस से फैल जाए, तो मैं क्या बोलूंगा? गुणसूत्र की प्रॉपर्टी खत्म हो गई कि नहीं होगी? बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? हाँ सर। तो यहां पर यही लाइन तो लिखी हुई है किसमें? अंत्यावस्था में, क्या कि गुणसूत्र की पहचान समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गुणसूत्र वापस से क्रोमेटिन में बदल जाता है। समझ में आया? तो यहां पर गुणसूत्र की पहचान समाप्त हो जाती है, गुणसूत्र की पहचान समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त हो जाती है? गुणसूत्र की पहचान समाप्त हो जाती है। क्यों? उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ढीला पड़ जाता है यार। क्यों? क्योंकि क्रोमेटिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? क्रोमेटिन में बदल जाता है। चंद्रशेखर कह रहे सर बस करो, सब ऊपर से निकल रहा है सर, बस करो। बिल्कुल बस नहीं करेंगे। हाँ जी, ये हुआ समाप्त अंत्यावस्था। आप मुझे बताइए, इस अंत्यावस्था में फाइनली मुझे बताइए, एक कोशिका के अंदर तुमको दो केंद्रक दिख रहे हैं, इस कोशिका के अंदर तुमको दो केंद्रक दिख रहे हैं। हाँ। गुणसूत्र नहीं है? नहीं। विसंगनन हो गया? हाँ। गुणसूत्र विसंगनित होकर क्रोमेटिन बना दिया? हाँ। कोशिका द्रव्य दिखने लग गया, कोशिकांग दिखने लग गए, केंद्र आवरण वापस आ गया। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्र झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका, गोल्जिका, अंतःद्रव्य जालिका पुनः बन जाते हैं। मेरे भाई कैरियोकाइनेसिस हो गया। सर तीसरी लाइन समझ में आई? गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्र झिल्ली का निर्माण हो जाता है, बता तो दिया। गुणसूत्र समूह मींस क्रोमेटिन, है ना? गुणसूत्र मटेरियल या एक तरीके से क्रोमेटिन बोलो। ये जो क्रोमेटिन जो हो गया, जो गुणसूत्र थे वापस से ढीले हो गए हैं, है ना? वो उसके चारों तरफ क्या बन गया है? केंद्रक आवरण बन गया है। हाँ जी सर, सभी कोशिकांग डबल हो जाएंगे। ये चांटा देखा है? ये चांटा डबल होकर दोनों गाल पर पड़ेगा तो कैसा लगेगा? कोशिकांग डबल होंगे। एम अवस्था में, विभाजन अवस्था में कोशिकांग डबल हो रहे थे। दिमाग लगा, सोच दिमाग लगा। क्या कोशिकांग डबल हो रहे हैं एम अवस्था में या जीवन अवस्था में हुए थे? दिमाग लगा। सर ये चैप्टर तो बड़ा भारी है, ईमानदारी से पढ़ेगा ना, शिद्दत के साथ में पढ़ेगा ना, तो हर चैप्टर भारी लगेगा। और किसी भी चैप्टर को ऊपर से पढ़ेगा ना, आसान लगेगा। ये थी अंत्यावस्था और इसी के साथ हम लोगों ने समाप्त करी है क्या मेरे भाई? कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद एक होएगा क्या भैया? हमारा कोशिका खांच विधि और एक होगी कोशिका प्लेट विधि। प्लेट विधि में पढ़ाऊंगा नहीं, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कोशिका खांच विधि का क्या भैया? हमारा होएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। और कोशिका द्रव्य विभाजन दो प्रकार का होएगा। एक होएगा क्या भैया? हमारा कोशिका खांच विधि और एक होगी कोशिका प्लेट विधि। प्लेट विधि में पढ़ाऊंगा नहीं, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कोशिका खांच विधि पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है? ये कोशिका खांच विधि और कोशिका प्लेट विधि, ये दोनों विधियों में से एक विधि पढ़ेंगे। दूसरी क्यों दूसरी पढ़, क्योंकि पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ी? जब पिछले चैप्टर में कोशिका भित्ति पढ़ाई थी तब पढ़ी थी। हाँ जी, तो डबल टाइम वेस्ट थोड़ा ना करेंगे। चल आज इतना ही करेंगे। किसी को करना है? हाँ भाई, किसी को गुड नाइट, किसी को क्विज करना है क्या? मैं लेकर आया हूं। सर एक बार फिर से पढ़ा देना। नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा भाई, ऐसे थोड़ा मजाक चल रही है क्या? फिर से पढ़ा दो, फिर से पढ़ा दो। तुम्हारे पास है वीडियो, देखो उसको पढ़ो। ऐसे थोड़ा ना पूरे साल भर ये करोगे क्या? फिर से पढ़ा दो, फिर से पढ़ा दो। है तुम्हारे पास वीडियो? फिर से पढ़ो। हाँ भाई क्विज करें। आइए, पहला क्वेश्चन आता हुआ आपके सामने, बहुत सिंपल सर। बता भाई, मनुष्य की कोशिकाओं को एक कोशिका चक्र पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? फटाफट आंसर बता, जल्दी से आंसर, जल्दी 42 घंटे, 24 घंटे, 24 मिनट, 24 सेकंड। अरे यार क्या लल्लू क्वेश्चन, 24 घंटे यार। दूसरा, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है, समान होती है, दोनों होती है, कुछ नहीं होती है? हमें टेस्ट देना चैप्टर वाइज नहीं होगा भाई। वो चला गया, जो बाद में ज्वाइन करें उनको अलग से मिल जाएगा, दिख जाएगा वो। मतलब है, सारे टेस्ट हैं वहीं पर अवेलेबल है, उसकी पीडीएफ है वहीं पर, डाउनलोड कर लेना। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। कह रहा आधी हो जाती है, समसूत्री में आधी हो जाती है। वेल डन बेटा, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम था? तुम रोशन करोगे नाम। G2 अवस्था को कहा जाएगा। G2 अवस्था क्या कही जाती है? पूर्व डीएनए संश्लेषी अवस्था, डीएनए संश्लेषी अवस्था, पश्चिम डीएनए संश्लेषी अवस्था, कुछ नहीं। बोल G2 अवस्था को क्या नाम देगा? कोई बच्चा अगर सीरियस तैयारी कर रहा है और वो लेक्चर पढ़ रहा है ना, कसम से कोटा वाला फील दिला रहा हूं, कोटा में जो पढ़ाई होती है वैसे ही करवा रहा हूं। करना है तो करो, देख ईमानदारी से पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना ढेर सारे टीचर है, ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ढेर सारे लोग हैं पढ़ाने वाले। बुराई नहीं कर रहा किसी की, लेकिन मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता है और ढंग से पढ़ा रहा हूं। एक एक चीज, एक एक बिंदु, एक एक चीज रिसर्च के साथ में तुमको बता रहा हूं सब कुछ। फिर भी ना पढ़ो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर भी तुमको ये लगता है मम्मी खाने के लिए बुला रही है, पापा ये कर रहे हैं, मम्मी ये कर रही है, वो कर रही है, तो फिर नीट नहीं, तुम बीटी करोगे फिर। हाँ भाई, G2 अवस्था को क्या कहा जाएगा? G2 अवस्था डीएनए संश्लेषण से पहले की अवस्था थी, डीएनए संश्लेषण के बाद की अवस्था थी। तो भैया डीएनए संश्लेषण के बाद की अवस्था थी, पश्चात डीएनए संश्लेषी अवस्था। सी आंसर आएगा। हो गई ना, गलती कर दी ना। अगर किसी कोशिका में केंद्र में जीवन अवस्था के दौरान गुणसूत्र की मात्रा 4C है तो G2 अवस्था में क्या होगी? लगा, जीवन अवस्था में 4C है तो G2 अवस्था में क्या होगी? अगर जीवन में 4C है तो G2 में कितनी होगी? जीवन में 4C, S में कितना हो जाएगा? दुगनी 8C,
G2 में कितनी रहेगी? 8C रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8C। आंसर क्या हो जाएगा? C। बताओ कुलदीप योगी। कुलदीप योगी को अभी बीच में कुलदीप योगी, ये ना वाला कुलदीप योगी बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, है? आंसर तेरे आ नहीं रहे, पढ़ाई तो समझ नहीं रहा है। कोशिका चक्र का सही अनुक्रम क्या है? बताओ। कोशिका चक्र का सर ए वाला सही है। ए वाला कैसे सही है? भोलूलाल कह रहा 2C हो जाएगी। जब जीवन में 4C है तो एस में तो 2C करेगा, आधी कर देगा, मात्रा दुगनी होती है रे। क्या रे यार। कोशिका चक्र का सही अनुक्रम क्या है? हाँ भाई, जीवन S G2M। देख यहां पर कहां दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई दे रहा है जीवन S G2M। नेक्स्ट, एम अवस्था में होता है केंद्र का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, दोनों का होता है, कुछ नहीं होता है। सर हमने लेट ज्वाइन किया था, क्यों किया था? किसने कहा था लेट ज्वाइन करने के लिए? हैं? पढ़ो अब, संडे को टाइम मिलता है, रिवाइज करो चीजों को। वैसे परसों से बैकलॉग सीरीज होगी, लेकिन उसमें भी तो मैं रिवाइज ही तो कराऊंगा, रिवीजन ही तो कराऊंगा थोड़ा। हाँ भाई, एम अवस्था में क्या होता है? सर एम अवस्था में बताइए। अरे भैया आज ही तो पढ़ा है। एम अवस्था में केंद्र का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस। एम अवस्था में दोनों होते हैं, कैरियोकाइनेसिस भी होता है, साइटोकाइनेसिस भी होता है। आंसर क्या होगा? सी होगा। लो जी, सी आंसर है। डीएनए की प्रतिकृति होती है कौन सी अवस्था में होती है? G2 में होती है, S में होती है, जीवन में होती है, G0 में होती है? बता, सिंपल सा क्वेश्चन है। डीएनए की प्रतिकृति कौन सी अवस्था में होती है? सर डीएनए की प्रतिकृति S अवस्था में होती है। बता, इसमें भी अगर गलती करेगा तो फिर क्या करूं मैं? बता। बस ये 7 ही क्वेश्चन थे, 7 ही थे अभी मेरे पास। तुम बोलते हो क्वेश्चन नहीं लाते, मैं क्वेश्चन भी लाया हूं, लेकिन पहले पढ़ तो सही, कंसेप्ट को समझ तो सही। क्वेश्चन तभी कर पाएगा ना जब कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। जब तक तो कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं करेगा, सोच अगर मैं तेरे को ये वाला क्वेश्चन, अगर तू इसमें गलती कर रहा है, तूने क्लास नहीं ली ढंग से। अगर ये वाला क्वेश्चन इसको तू नहीं कर पा रहा है, क्लास नहीं ली तूने ढंग से। तो क्लास लेगा, कंसेप्ट समझेगा, चीजों को फील करेगा, रिवाइज करेगा, बार बार दोहराएगा। एक चीज समझ में नहीं आएगी, उसको रिकॉर्डेड लेक्चर में वापस से रिपीट करके, धीरे करके, फिर ध्यान से सुनेगा, फिर रिपीट करेगा, फिर ध्यान से सुनेगा, फिर रिपीट करेगा। क्यों नहीं आएगी समझ में? सिंपल सा बता रहा हूं। सर इस वाले क्वेश्चन को देखो सर, यहां पर जीवन में 4C है, गुणसूत्रों की मात्रा 4C है, तो G2 में कितनी होगी? अरे मेरे भाई, जीवन से S, S से G2 है, यही होता है ना। अब क्या बोल रहा है? जीवन में अगर 4C है, सर वहां, अरे वहां तो ये बताया था कि मान ले अगर 2C है तो S में क्या होती है? दुगनी हो जाती है। यहां पर जस्ट वैल्यू चेंज कर दी कि मान ले अगर जीवन में 4C दे दी तो S में दुगनी नहीं हो जाएगी क्या? हो जाएगी ना। कितनी हो जाएगी? S में 8C हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो फिर G2 में कितनी होगी? इतनी ही तो जाएगी। G2 में तो डबल नहीं होती ना, G2 में तो उतनी जाती है। कितनी होगी? 8C हो जाएगी। तो तेरे से G2 में पूछा था, G2 में क्या होगी? G2 में 8C हो जाएगी। बता। एक नीट एस्पिरेंट को कितने घंटे सोना चाहिए? पूरे साल भर यही करिए तो पूरे साल भर यही करना। कितने घंटे सोए, कितने घंटे पढ़े, पूरे साल भर यही करना। यहाँ पर जो ड्रॉपर बैठे उनसे पूछो, वो बता देंगे। मिलेगी? अरे भैया किसने कहा एनसीईआरटी संपूर्ण मिलेगी? आपकी संडे को डल जाएगी, संडे को डलवा दूंगा। उसमें क्वेश्चंस मेरे को ऐड करने, बस वो क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूं बस। ठीक है, मेरे को क्वेश्चंस ऐड करने, जैसे वो क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे कल मैं आपकी, या तो कल नहीं तो संडे को 101% आपके इस चैप्टर की एनसीईआरटी संपूर्ण डाल दूंगा। ठीक है, कल क्लास होगी नहीं बेटा, मेरी कल क्लास नहीं होगी। कल किसकी क्लास होगी? कल केमिस्ट्री की क्लास होगी 4 बजे। मंडे से बैकलॉग सीरीज स्टार्ट होगी। A+ टॉप बैच बनाया जाएगा जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। A+ टॉप बैच में जिन बच्चों के टेस्ट में 500 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा।